बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नावल लगन लगी तुमसे, रिटन बाय नादिया जहांगीर। अगर आपने मेरे नए चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वो ऑफिस से लौटी तो समारा को बेचैनी से गेट के गेट चक्कर लगाते पाए। मारूख वो इसे देखकर तेजी से इसकी जानिब बढ़ी और झपटने के अंदाज में इसका बाजू पकड़कर इसे खींचती हुई दूसरी जानिब लेगी। वो नासमझी से उसे देखने लगी। क्या है, क्या हुआ है? वो आया। इसे खींचते हुए समारा का सांस फूल गया था। कौन? कौन वो? अवैस अवैस आलम शाह। अब की बार समारा को खींचने की जरूरत न पड़ी। वो खुद ही तेजी से दूसरी जानिब बढ़ने लगी। इसे कैसे पता चला? अभी वो शक की बिना पर है। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में। कोई है इसके पास? भाई और पापा हैं। वो घर के पिछले हिस्से से आखिरी कमरे के दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गई। अकेला वो? नहीं, 2 आदमी है इसके साथ। समारा ने मुड़कर दरवाजे की चटखनी चढ़ाई। इसे तुम्हारे घर का पता कैसे चला? वो चादर उतारते हुए फिर से पूछने लगी। ये तो मैं नहीं जानती। इसी पल बाहर से समारा की माँ की आवाज़ आई। समारा ने फिर से दरवाज़ा खोल दिया। इसकी माँ सूरत से अंदर दाखिल हुई। मारूख आ गई? इन्होंने मारूख को देख लिया था, फिर भी सवाल किया। मारूख देख सकती थी कि वो हौले हौले कांप रही है। दोनों ने अस्पात में सर हिलाया। तुम दोनों पिछले दरवाजे से पार्क में निकल जाओ। समारा की माँ ने बहुत तेजी से इन्हें बाहर निकाला। शाह साहब, जिस तरह आपको अपनी इज्जत अजीज़ है, इसी तरह हमें भी है। बेहतर होगा आइंदा आने से पहले इजाज़त ले लीजिएगा। इमरान के तेज़ लहजे पर अवैस आलम शाह के होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। यार, वैसे हीरो का नाम ना बड़ा भारी भरकम है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वैस मेरे भाई का भी नाम है, तो मैंने बड़ा भरा। वैसे तो मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, भाई है मेरा, बड़ा है भाई मेरा, लेकिन वो आप जनाब नहीं होता मेरे से। तो अभी देखते हैं, मुझे लगता है कि इसमें आप जनाब होने वाली है शायद। शुक्रिया आपका। अब शायद हमें इजाज़त ले लेनी चाहिए। वो इन सब पर एक गहरी नज़र डालता आगे बढ़ गया। पीछे असले से लैस आदमी भी बड़े थे। और हाँ ज़ुबैर साहब, अगर वो यहाँ आए तो मुझे इत्तला दे दीजिएगा। वैसे भी वो हमारी इज्जत है। इसके सख्त लहजे और मजबूत अंदाज ने इन सब के दिलों को एक पल के लिए मुट्ठी में ले लिया। वो तीनों तेज तेज चलते सीधे जाकर जीप में बैठे और फिर जीप वहाँ से भगा ले गए। बड़ी मेहनत से मैंने ये घर बनाया। समारा के बाप का लहजा बहुत टूटा फूटा था। इन दोनों माँ बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर झुका लिया। ये मुझे लगता है अपने ना अवैस आलम शाह से छुप के आई हुई है हीरोइन इधर, मारूख। तो इसीलिए ना अब वो समारा के पेरेंट्स ने उसको रखा है, लेकिन अब वो समारा उनको लेने के देने पड़ गए। मारूख बेटा, वो शख्स बहुत चालाक है। बातों में उलझाकर ऐसे ऐसे सवाल भी पूछा था कि बंदा ना समझी के आलम में जवाब दे बैठता। रात का खाना खाते हुए ज़ुबैर अली ने अवैस आलम शाह पर तबसरा किया। वो सर उठाकर इन्हें देखने लगी। हमें भी इसने अपनी बातों में बहुत उलझाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब मैं कमज़ोर पड़ने लगता इमरान बोल पड़ता, और जब इमरान इसकी बातों में आता मुझे बोलने का हौसला मिल जाता। लेकिन बेटी, फिर भी इसका तफ्तीशी अंदाज बहुत सख्त था। मुझे इसकी बातों से तुम्हारे लिए खतरे की बू महसूस हुई बेटा। ज़ुबैर अली के लहजे में अंदेशे बोल रहे थे। इसके हलक में नवाला फंस कर रह गया। खांसते हुए आंखों से पानी टपक पड़ा। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। समारा ने जल्दी से इसके होंठों से पानी का ग्लास लगाया। अभी इसकी खांसी मुकम्मल तौर पर रुकी न थी कि माली बाबा तेजी से अंदर आया और कुछ हाथ के इशारे से कहा। पीछे गाड़ी का हॉर्न अपनी पाटदार आवाज़ में बजा। माली बाबा इतनी तेज़ी से बाहर वापस भागा। ये हॉर्न दिन वाला है। इमरान ने फ़ौरन अपनी कुर्सी छोड़ी। बेटा, तुम किचन में चलो, ज़ुबैर साहब ने कहा। इसे कहा तो वो दुपट्टे से अपनी आंखें साफ करती तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि इमरान बाहर निकलता, अवैस आलम शाह दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। वो चारों गड़बड़ाकर इसे देखने लगे। दिन को मेरा रिवॉल्वर यहीं रह गया था। डाइनिंग टेबल के पास रुककर इसने अपना मुद्दा बयान किया। अच्छा, आए ड्राइंग रूम में ही होगा। इमरान लबों पर जुबान फेरता फ़ौरन से पेशतर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। जब वो दोनों वहाँ से लौटे तो अवैस आलम शाह के हाथों में चमकता स्याह रिवॉल्वर किसी से पोशीदा न रह सका। वैसे ज़ुबैर साहब, अगर मैं ये रिवॉल्वर लेने ना आता तो मेरी जगह अगर यहाँ पुलिस आ जाती तो फिर आप क्या करते? ज़ुबैर अली कुछ नहीं बोले, ना इमरान और ना ही सुमेरा और इसकी माँ। अलबत्ता इन चारों पर जो कपकपी तारी हुई, इसने अवैस आलम शाह को सब समझा दिया। डोंट वरी, मैंने सिर्फ मिसाल दी है। अजब अंदाज में कहता वो इमरान और ज़ुबैर साहब से मुसाफा करने लगा। इसके होंठों पर इस वक्त जो मुस्कुराहट सजी थी, वो इन चारों नहीं बल्कि पांचों के अंदर नेज़े की तरह चुभी थी। किड़िया धमकियाँ दे रिया। अवैस आलम शाह भूखे भेड़िए की तरह इसे ढूंढ रहा था। वो इसकी तमाम दोस्तों और सहेलियों के घर दिन में एक चक्कर ज़रूर लगा रहा था, जिसकी वजह से वो सबकी नज़रों में काफ़ी मशकूक हो चुकी थी। अब वो अपने साय से भी छिपने लगी थी, और जो शख्स इसे छिपने पर मजबूर कर रहा था कोई और नहीं, इसका अपना सगा चचाजाद था। इसके अलावा वो इसका मंगेतर भी था। मंगेतर भी वो जिससे वो नहीं जानती थी। अच्छा, मंगेतर? हाँ, मैं तो समझी शायद निकाह नुकूह में उसके इज्जत लगा हुआ। चलो बेशक वो ख़ानदान की कुड़ी है तो इज्जत हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये ना इसका ना बंदा है, निकाह होया ना था। वो पिछले 19 सालों से अपने ननियाल में रह रही थी। इस वक्त इसकी उम्र कोई 20-21 साल थी। इसकी माँ को तलाक हो गई तो वो इसे लेकर अपनी माँ के घर वापस लौट आई। तब वो फ़कत 1 साल की थी, और ठीक 1 साल बाद इसकी माँ इस दुनिया से मुंह मोड़ गई। जिसकी खाला कोई ना थी, फ़कत एक मामू था जिसे ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर इसके बाप ने कत्ल करा दिया था। तब इसकी माँ को तलाक ना हुई थी। इसके मामू के कत्ल के 15 रोज़ बाद इसके बाप ने
तलाक दी थी। जब इसकी माँ इसको लेकर अपने वालिदैन की चौखट पर आ रही थी तब इस नन्ही गुड़िया के एक हाथ की तीसरी उंगली में सोने की एक अंगूठी थी जिसे इन्होंने अपने ससुर के पैरों में फेंक दिया था। अपने ख्याल में वो इसी वक्त इस पुरानी हवेली से हर रिश्ता तोड़ आई थी, लेकिन इतने अरसे बाद इस हवेली के न जाने कितने अफराद को इनकी याद आ गई। वैसे वो सोने की अंगूठी ले आती यार, बेच देती, रिश्ता तोड़ के आ जाती। चल कोई नहीं, खैर है, जज्बाती औरत। लेकिन इतने अरसे बाद इस हवेली के न जाने कितने अफराद को इनकी याद आ गई कि इनका एक सपूत मुँह उठाए इनकी तलाश में निकल खड़ा हुआ था और पिछले 8 माह से इनके घर को अपने कब्जे में ले भी चुका था। वो नानी अम्मा के साथ अकेली रहती थी और इसकी नानी अम्मा बिल्कुल इसी की तरह बुज़दिल डरपोक किस्म की औरत थी और इसके अलावा लाखों बीमारियों का मजमुआ भी थी। वो इनके घर कैसे और किस तरह पहुँचा ये बात वो दोनों न जानती थी, लेकिन वो जिस मकसद के लिए इन तक पहुँचा वो बात तशवीश न थी, काबिल तशवीश थी। वो बेहद रोशन दिन था। शदीद सर्दी में धूप निकलकर चारसू फैल रही थी। चरिंद परिंद भी घोंसलों से निकलकर टहनियों पर बैठे धूप को एंजॉय करने में मसरूफ़ थे। वो नानों की चारपाई धूप में डालकर खुद ऑफिस चली गई और जब वापस लौटी तो ये देखकर हक तक रह गई कि नानों की चारपाई बरामदे में थी। हैरत की ये बात नहीं थी क्योंकि नानों छोटे मोटे काम खुद कर लेती थी, बल्कि हैरत की बात तो ये थी कि नानों की चारपाई के पास पीछी कुर्सी पर कोई स्याह कपड़ों में मलबूस शख्स बैठा था। वो टांग पर टांग चढ़ाए, उंगलियों में दबाए सिगरेट दबाए फ़क्तन फ़वक्तन कष्ट लगाया जा रहा था। गेट बंद करते हुए इसने हैरत ने घेर लिया कि इस शख्स के इसने पहले कभी अपने घर में न देखा था और ना नानों ने कभी किसी ऐसे बंदे का जिक्र किया था। अभी इसकी हैरत खत्म न हुई थी कि इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। दाएं तरफ लगे दरख्तों के दरमियान बड़ी बड़ी मूंछों वाले 2 शख्स खड़े इसकी तरफ देख रहे थे। इनके बाजू में स्याह कीमती क्लाशनकोफ थी। देखकर वो पसीना पसीना हो गई। क्या कोई चोर डाकू? लेकिन हमारे घर में क्या सवाए नानों की दवाइयों की खाली शीशियों के। चोरों डाकुओं के बारे में सोचकर वो डरी जरूर थी, मगर फिर अपने घर में मौजूद कीमती माल के बारे में सोचकर इसे इत्मीनान हो गया कि बेचारी यहाँ से लेकर क्या जाएंगे। गेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ पे भी वो इस शख्स ने इधर मुड़कर नहीं देखा, बस इत्मीनान से बैठा कश पे कश लगाता गया। न जाने कौन और कैसे लोग हैं ये। गेट के पास रुककर एक पल के लिए इसने सोचा कि आगे बढ़ जाए या बाहर निकलकर शोर मचा दे। चूँकि इस वक्त नानो अकेली शख्स के पास बैठी थी इसलिए वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी और ना ही ले सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बरामदे तक पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम। इसने इस शख्स को कनखियों से देखा ज़रूर था, लेकिन सलाम नानो ही को किया। इसके सलाम पर जहाँ इस शख्स ने झटके से गर्दन मोड़कर इसे देखा, वहीं नानो के चेहरे का रंग फक हो गया। नानो के चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देखकर वो ठिठक गई। तुम क्या लेने आई हो? चीनी नहीं है हमारे घर, जाओ चली जाओ यहाँ से। नानो ये क्या और क्यों कह रही थी वो कुछ समझ न सकी। हैरत से नानो को तकेगी और वो इस शख्स इसे, तुम जा क्यों नहीं रही? जाओ चली जाओ ना, बार बार और इधर मत आया करो। नानो एक बार फिर वैसे कह रही थी। वो हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो गई। क्या बात है नानो, आप इस तरह घबराई हुई क्यों है? नानो जो कह रही थी खाक समझना है। एलो, नानो समझा रही है, खोता ही निकले अभी। अपना बैग नानो के सरहाने रखकर वो परेशानी से नानो पर झुक गई। मैंने कहा दफ़ा हो जाए यहाँ से, हमारे कुछ मेहमान आए, अब इधर मत आना। नानो ने तकरीबन इसे धक्का दे दिया। वो गिरते गिरते बची। समझ तो इसे कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो पीछे मुड़ गई। इसे पीछे मुड़ता देखकर वो शख्स उठ खड़ा हुआ। मारूख, इसकी आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए। वो सर उठाकर इस शख्स को देखने लगी। नहीं है ये मारूख, ये तो समीना है, पड़ोसियों की लड़की, चीनी लेने आई है। तो तुम गलत समझे हो। नानो ने बड़ रफ्तारी से इन दोनों के दरमियान आई और फिर इसे बाजू से जकड़कर बरामदे से नीचे ले आई। मारूख, इस शख्स ने एक बार फिर इसे पुकारा। वो रुकना चाहती थी, लेकिन नानो ने इसे रुकने न दिया। वो ये जानना चाहती थी कि सजनबी को इसका नाम कैसे मालूम है और इसे इससे क्या काम है, लेकिन नानो इसे छोड़ती या कुछ बोलने का मौका देती तो वो कुछ पूछती ना। नानो इसे घसीटते हुए लकड़ी के गेट तक ले आई। इससे पहले कि नानो गेट खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ता, वो शख्स फिर पुकारा, रुक जाए वरना ये आपके हक में बेहतर नहीं होगा। पहले कौन सा नाना सुन रही थी जो अब भी सुन लेती। तेरी से गेट खोलने लगी जब वो दोनों मूंछों वाले इनके सामने आन खड़े हुए। दोनों डटकर एक एक कदम पीछे हटी। हटो आगे से, इसने अपने घर जाना है, इसे घर जाने दो। बेरबत बोलते हुए नानो ने अपने खौफ को पीछे धकेल कर फिर से आगे बढ़ना चाहा, लेकिन वो दोनों सीसा पलाई दीवार बनकर इनके आगे सामने खड़े रहे। यहाँ तक कि नानो ने धक्के देने लगी। अब वापस इस जगह पर आ जाए। वही हाक माना ले जाए इसकी समातों से फिर टकराया, लेकिन इस अब की बार इसने मुड़कर इस शख्स को नहीं देखा। इसका खौफ से धड़कता दिल किसी अनहोनी का पता दे रहा था। वो पीछे नहीं मुड़ी थी, लेकिन इन दोनों में से एक शख्स ने इसे कलाई से थाम लिया और आगे खींचने लगा। इसने कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मगर बेसुध। रुक जाओ, वो शख्स अब की बार गुस्से से चिल्लाया था। खींचने वाला शख्स एकदम से रुक गया और फिर शख्स की शोला बढ़ नजरें महसूस करके इसकी कलाई से अपना हाथ हटा लिया, लेकिन हाथ हटाने में बहुत देर हो चुकी थी, खून नहीं बच रहा। वो शख्स लंबे लंबे डगफड़ता इसके पास पहुंचा और आते इसने उल्टा हाथ इस शख्स के चेहरे पर दे मारा। मारूख की चीख निकल गई। नानो ने खींच कर इसे अपने साथ लगा लिया। तुमने इसे हाथ लगाया? तुम्हारी ये जुर्रत जलील कमीने। इस शख्स ने सिर्फ एक हाथ पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि अगले ही पल इस शख्स ने इसे धनक कर रख दिया। वो नीचे तड़पता रोता मार खाता हाथ बांधकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन वो जुनूनी शख्स इसकी एक बात भी ना सुन रहा था। बस पागलपना इसे मारता जा रहा था। इस शख्स का माथा दीवार से लगा और फिर इसके सर से खून का फवारा फूट पड़ा। मारूख ने नानो के साथ लगकर अपनी आंखें बंद कर ली और नानो वहशत से आंखें फैलाई इस आपे से बाहर होते शख्स को देख रही थी।
गेट के सामने खड़ा शख्स खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था, लेकिन जब इस शख्स का खून बहने लगा तो आगे बढ़कर इसने अपने दोनों हाथ इसके सामने बांध दिए। इस शख्स की इल्तिजा पर इसने आखिरी ठोकर गिरे हुए शख्स को लगाई और दांत कचकचाता वापस हट गया। हूँ तू तैन हूँ आराम है, हूँ कोट खा के पै गया ना सकून ना मुछड़। और जब इस शख्स की इन दोनों पर नजर पड़ी तो दोनों को एक दूसरे से बढ़कर कांपते पाया। डोंट वरी, आप इत्मीनान से मेरी बात सुन लें। अब की बार जब वो बोला तो उसका कुछ देर पहले वाला गुस्सा इसके लहजे से गायब था। मारूक ने डरते डरते आंखें खोलकर इसे देखा। वो कुछ और कहे बगैर इसके आगे चलता वहीं बरामदे में जा खड़ा हुआ। मारूक ने इसे खाइफ नजरों से देखा। इसे इस पल हैरत हुई जब नानो इसे साथ लिए इस शख्स की तकलीद में चलने लगी। मैं इतनी लंबी चौड़ी बात करने का आदी नहीं हूँ, जो कहना था वो मैं आपको कह चुका। अब आप अपनी नवासी को कैसे और किस तरह बताती हैं ये मेरा हेडिक नहीं, और मैं चाहूँगा कि आप अभी और इसी वक्त इसे सब बता दीजिए। नानो ये शख्स, इसने उंगली से इसकी जानिब इशारा किया। नानो के बजाय वो बोल पड़ा। मैं सैयद इस्माइल शाह का पोता, इब्राहिम शाह का भतीजा, अहमद अली शाह का बेटा, मारूख शाह का चचाजाद और मंगेतर अवैस आलम शाह हूँ। बहुत ठहर ठहर कर इसने अपना तारुफ कराया था। वो झटके से नानो की गिरफ्त से निकली। मारूख ने तो 440 वोल्ट का झटका लगा, बल्कि वो नहीं, वो क्या था, जोर का झटका है जोरों से लगा। हाँ लगा। अच्छा, वो इसे लेने आया था इस पुरानी हवेली में ले जाने के लिए जो इसकी माँ 19 साल कबल छोड़ आई थी। वहाँ के हर फर्द और हर चीज़ से हर रिश्ता नाता तोड़कर यहाँ बसी थी। वहाँ दोबारा न जाने के लिए इसके हाथ में एक बेजान कागज़ का टुकड़ा भी था। और अब इतने अरसे बाद वो शख्स इसका सरपरस्त बनकर इसे फिर से इस घर में ले जाने के लिए आया था, जिस घर को इसने कभी नज़र भर के देखा भी नहीं था, जिस घर से दोनों माँ बेटी को धुतकारा गया, निकाला गया। अब 19 साल बाद वो इनसे रिश्ता जोड़ने आया था। आज ही से नहीं, करो फर्श से सर उठाकर गर्दन अकड़ा के वो हुक्म देकर चला गया और फिर दोबारा आने का कह गया। और इसके बाद वो दोबारा भी आया और फिर कई बार आया, लेकिन मारूख ने इसकी एक बात ना सुनी। जब भी वो आता सिर्फ यही पूछता, कब चल रही हो। वो तो डर सहम कर नानो के पीछे हो जाती, अलबत्ता नानो अपनी नहीफ कमज़ोर आवाज़ में मुसलसल से इनकार किया जाती। मेरी कमज़ोर और बुरी हड्डियों में ऐसे जालिम लोगों का मुकाबला करने का दमखम नहीं है रुख बेटी। तुम बहादुर बनो, इस मुआशरे का मुकाबला करो, अपने अंदर हौसला पैदा करो। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम डरोगी तो ये लोग तुम्हें और डराएंगे। अगर तुम इनसे ज़रा सा भी डरोगी दबोगी तो ये तुम्हें और दबाएंगे। मारूख, मैं कब तक तुम्हारी ढाल बनी रहूँगी। तुम्हें बहादुर बनना होगा, ऐसे दरिंदों का मुकाबला करना होगा मेरी जान। रात जब वो नानो के पास आकर सोती तो सोने से पहले वो हज़ारों नसीहतें करती। वो बहादुर नहीं थी, बहादुर बनना चाहती थी। अपनी माँ की तरह हालात का मुकाबला करना चाहती थी, लेकिन कैसे कैसे मुकाबला करती है, कैसे कर सकती थी भला? कैसे अवैस आलम शाह जैसे सख्त जागीरदारों का मुकाबला कर सकती थी? इसमें इतना हौसला कहाँ था? कहाँ से वो इतनी बहादुरी और हिम्मत लेकर आती कि इन जालिम हाकमों जाबर जागीरदारों से लड़ सकती? वो एक कमज़ोर बुज़दिल और डरी सहमी सी लड़की थी। इसे अपनी बुज़दिली की बिना पर वो नानो को लेकर किराए के मकान में रहने लगी थी। लेकिन वहाँ से भी अवैस आलम शाह ने इन्हें ढूंढ निकाला। यूं ही छुपते छुपाते नानो की हालत कहर होने लगी। इनकी बीमारी मजीद बढ़ने लगी और इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी। अवैस आलम शाह से यूं भागते भागते वो अपनी जॉब को भी खैराबाद कह चुकी थी। वो ऑफिस तक पहुंच चुका था। नानो की बीमारी तवील से तवील तर होते देखकर इसने एक और किराए का मकान लिया और फिर नई जॉब की तलाश में निकल खड़ी हुई। 1 महीने की ख्वारी के बाद इसे जॉब मिल गई, लेकिन वो जॉब भी छूट गई जिस दिन अवैस आलम शाह इसके पीछे पीछे ऑफिस गया था और इसे वहाँ से घसीटते हुए अपनी जीप में ले आया था। कितनी बार बोला तुम्हें कि तुम जॉब छोड़ दो, हमारे ख़ानदान की औरतें गैर मर्दों के साथ काम नहीं करती, फिर भी तुमने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया। क्यों मेरी बात नहीं मान रही तुम? इसे फ्रंट सीट पर पटकते हुए वो गुस्से से धाड़ा। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं जो मर्जी करूँ, तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? इसके इस तरह रोब जमाने पर इसकी अना ने भी सर उठाया। इसे भी गुस्सा है, बताऊँ तुम्हें? इसने गुस्से से पूछा। वो हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी तो गुस्सा कंट्रोल करने लगा वो। इसने हाथ वापस गिरा लिया, लेकिन इसका रोना कम ना हुआ। इसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर ली तो रोते रोते वो इसे देखने लगी। कहाँ जा रहे हो तुम? गाड़ी रोको, समझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। रोते रोते इसकी छठी इसने खतरे का सिग्नल दिया तो वो चिल्ला उठी, लेकिन इस पर कोई असर ना हुआ। इसने इसी तरह गाड़ी स्टार्ट की। मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी अगर तुमने अब भी गाड़ी ना रोकी तो। वो सुर्ख आंखों से देखती धमकियां में इस लहजे में बोली। इसने इसकी धमकी की परवाह किए बगैर झटके से खींच कर अपने करीब कर लिया। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। इसने झटके से गाड़ी रोक दी। वो इससे कलाई छुड़ाती दोबारा से देखे बगैर गाड़ी से निकल गई और दौड़ते हुए न जाने किन रास्तों में गुम होगी। शाह साहब, इसके मुलाजमों ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इसके हाथ उठाने पर इन्होंने सर झुका लिया। इस वाक्य को भी बमुश्किल 7 दिन गुजरे थे जब इसकी नानो की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो उन्हें टैक्सी में लेकर हॉस्पिटल पहुंची। नानो को फ़ौरन आईसीयू में ले जाया गया। वो कॉरिडोर में खड़ी बहुत परेशानी के आलम में अपने बैग से पैसे निकाल कर गिन रही थी जब इसके हाथ पर किसी ने आकर हौले से हाथ रख दिया। इसने पहले हाथ को फिर हाथ वाले को देखा तो अंदर तक काम करेगी। क्या अब हॉस्पिटल में जॉब कर लिया? हौले से इसका हाथ दबाकर इसने पूछा। इसने तेजी से अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ा लिया। जवाब नहीं दिया तुमने? रऊनत तमेज़ लहजे में कहता वो इसे घूरने लगा। इसी पल सामने वाला दरवाज़ा खुला। वो दौड़कर डॉक्टर के पास पहुंचे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मरीज़ा की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर कहते हुए आगे बढ़ गया। वो वहीं लपकाटती रहेगी। अंदर कौन है?
वही खशूनत भरा लहजा। पहले तो वो परेशान थी, लेकिन अब इस हाकिम शख्स को सामने पाकर इसका रोने को जी चाह रहा था। ये शख्स इसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा किया जा रहा था। कहीं तुम्हारी नाना तो बीमार नहीं, इसने अंदाज़ा लगाया तो, और वो रो पड़ी। इसके रोने से वो बहुत कुछ समझ गया, इसलिए जब वो बोला तो इसके लहजे में सख्ती ढूंढने से भी न मिली। घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ इन्हें। वो बहुत नरमी से बोला। वो और शिद्दत से रोने लगी। वो इसे अकेला रोता छोड़कर आगे बढ़ गया। वो रोते रोते खुले दरवाजे की तरफ देखने लगी, लेकिन इस पल इसकी आंखें फट गईं जब दो शख्स स्ट्रेचर घसीटते हुए इसके पास ले आए। वी आर सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा ना सके। अभी वो कुछ समझी भी ना थी जब इसके सर पर धमाका हुआ, और जब इसने उठकर इनके चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो इसकी चीखों ने पूरे हॉस्पिटल को हिला कर रख दिया। इस वक्त इसे संभालने वाला सिर्फ अवैस आलम शाही था। न जाने वो इसे कैसे संभाल पाया था, और न जाने कैसे वो इसे और नानो की डेड बॉडी को घर लाया, कैसे तदफीन के सारे मामला इंतजाम किए। वो रोती रही और अपना काम करता रहा। वो दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, तुमने इन्हें मारा, तुम्हारे खौफ से वो मरी है। अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दो, तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं भी नानो के साथ चली जाऊँगी। वो नानो के सराहने बैठी हुई थी। जब इसकी नज़र इस पर पड़ी तो चिल्ला उठी। वो लम्हे से खड़ा रहा। जब वो चिल्लाते चिल्लाते थक गई तो इसका कंधा थपकता वहाँ से हट गया। सुबह मेरे साथ चलना, अपना ज़रूरी सामान पैक कर लो। अगली रात वो इसके कमरे में आकर कह रहा था। वो सूजी आंखों के साथ इसे देखने लगी। नहीं जाऊँगी मैं तुम्हारे साथ, तो उठा कर ले जाऊँगा, अब लिहाज नहीं करूँगा तुम्हारा। सुना तुमने? पल ही पल में अपने पिछले दहशतनाक लहजे पर उतर आया। इसे कश्मगी आंखों से घूरते हुए दरवाज़ा पटक कर बाहर निकल गया। जब पीछे वो रोई नहीं थी, बल्कि अपनी चीज़ें समेटने लगी, और फिर रात के 2 बजे वो आहिस्तगी से अपने कमरे से बाहर निकली थी। इसके मुलाजमीन को बरामदे में सोता पाकर वो अपने कमरे के पिछले दरवाजे से निकलने में कामयाब होगी, और अब वो अपनी बचपन की सहेली समारा ज़ुबैर के घर थी, और न जाने कैसे वो इस घर तक भी पहुँच चुका था। पुत्रो जिथे तू ते ओथे हो। इसकी समारा के घर में तवील रहाइश लोगों की नज़रों में आ गई थी। अब जब भी कोई इस घर में आता अजीब और तशवीश भरी नज़रों से इसे देखता। अगर आने वाले 2 अफराद होते तो इनकी सरगोशी से बहुत कुछ समझा देती। मारूफ बेटा, तुम लोगों के सामने ना आया करो, लोग तुम्हारे बारे में बहुत मशकूक हैं। वैसे भी लोगों की ज़ुबान को पकड़ा नहीं जा सकता, वो खुद ही राय कायम कर लेते। जिस दिन से अवैस आलम शाह इन्हें दबे लफ्ज़ों में पिस्तौल और पुलिस की धमकी देकर गया था, इस दिन से सारे घर वाले बहुत सहमे थे। लोगों की चहमगोइयाँ बढ़ने लगी थी। सुमेरा की माँ ने इसे दबे लफ्ज़ों में समझाना चाहा, वो समझ भी गई। रात जब वो कमरे में आई तो सुमेरा को बहुत परेशानी की हालत में टेलीफोन के पास बैठे पाया। क्या बात है सुमेरा, तुम कुछ परेशान लग रही हो? उसके चेहरे की उड़ी उड़ी रंगत पर वाकई परेशान हो गई। इसके पास बैठकर आहिस्ता आवाज़ में इससे पूछा तो मुस्कुराते हुए ख्वामखा तकिया दुरुस्त करने लगी। क्या बात है सुमेरा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? इसके अंदाज पर वो ठिठक गई, लेकिन सुमेरा ने अभी भी अपना तकिया दुरुस्त करना न छोड़ा तो इसने हाथ बढ़ाकर तकिया इसके हाथ से ले लिया। मैं क्या पूछ रही तुमसे? अब की बार वह संजीदा हुई सुमेरा होंठ काटने लगी तो इसे महसूस हुआ जैसे वो कुछ देर कबल रोती रही है। उस्मान का फ़ोन था। इसने कुछ कुछ समझते हुए अंदाज़ा लगाया। जवाबन सुमेरा की आंखों में ढेरों पानी जमा हो गया। वो जान गई किसी का फ़ोन है। क्या कहा इसने? इसने नरमी से इसका हाथ थामा था। इसने नहीं, इसकी मम्मी ने। होंठ काटते हुए इसकी आवाज़ कांप गई। फिर भी क्या कहा इन्होंने? वो कुछ नहीं, तुम सो जाओ। नहीं सुमेरा, मुझे टालो मत, सच सच बताओ क्या कहा इन्होंने? वो इसका मोहब्बत से हाथ दबाकर बोली तो सुमेरा एकदम से इसके कंधे से लगकर रो पड़ी। वो कहते हैं तुम कब जाओगी यहाँ से? वो रोते हुए कह रही थी, और मारूफ को महसूस हुआ जैसे एक बार फिर किसी ने इसके सर से चादर खींच ली हो। मैं लगता वैसा आलम दे सुमेरा दे ससुराल पहुँच गया। कहाँ जाऊँगी मैं यहाँ से? ये पराए लोग कब तक मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं भी तो कब से अपना घर समझे बैठी हूँ। ये भी नहीं सोचा कि कितनी तकलीफ़ हो रही होगी इन लोगों को। मुँह से चाहे ना कहें, दिल में तो मुझे बुरा समझ रहे होंगे। जाने कब से ये मेरे जाने के मुंतज़िर होंगे, और मैं इन्होंने खड़े होने की जगह दी, मैं बैठ गई। इन्होंने बैठने का कहा, मैं लेट गई। इस बेचारों को किसी भी तकलीफ़ की परवाह किए बगैर, ना कोई सगा रिश्ता, ना कोई नाता, सिर्फ एक दोस्ती की बिना पर ये यहाँ पर डेरा डाल लिया। क्या सोचते होंगे अंकल और आंटी? करवटें बदल बदल कर इसका जिस्म दर्द करने लगा था और सोचे थी कि ख़त्म ना हो रही थी। वो लम्हा ब लम्हा शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में गिरती जा रही थी। करवटें बदल बदल कर थक गई तो उठकर बैठ गई। और वो शख्स जिसने मुझे यूँ दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया, सगा होता तो अपने खून को यूँ ठोकरों के हवाले ना करता। इसने वहशत से अपने बालों को मुट्ठी में भर लिया। पूरे 19 साल बाद मेरा रिश्तेदार बनकर चला है। शायद इन लोगों में इंसानियत है ही नहीं। मेरी माँ से हर रिश्ता तोड़ने के बाद अब कौन सा जवाज़ रहता है कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। शायद अपनी गिरी हुई हरकतों से अभी तक पीछा नहीं छुड़ा पाए। छुड़ाएं भी कैसे? जिन्हें सिर्फ मर्द बनना आता होगा, अपना शिमला ऊंचा करना आता हो, भला वो कैसे अपनी गलीज़ आदतों और गंदी हरकतों से बाज आ सकती है? इसने नफरत से सोचा। वो इस रात सो ना पाई, सारी रात यूँ ही सोचती रही। जब आंख लगी तो सुमेरा ने नमाज के लिए उठा दिया। तो तुमने यहाँ से भी जाने का फ़ैसला कर लिया? सुमेरा इस वक्त खाने पीने की अशिया की लिस्ट बनाने में मसरूफ़ थी। वो अपना बैग उठाए
बाहर आई तो सुमेरा सर उठाकर इसे देखने लगी। इसने ज़रा इस बात में हिला दिया। कहाँ जाओगी तुम? जहाँ किस्मत ले जाए। बेटी हम भी मजबूर और बेबस लोग हैं, तुम्हारी ज़्यादा मदद करने से कासिर हैं, जिस पर हम बहुत शर्मिंदा भी हैं। सुमेरा की माँ इसके पीछे आ खड़ी हुई। आंटी प्लीज़, इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। आपने जो कुछ मेरे लिए किया वो सगों से बढ़कर किया। मैं चाहूँ भी तो पूरी ज़िंदगी इस एहसान का बदला नहीं उतार सकती। ना बेटी, इसे एहसान मत कहो, हमारे खलूस और मोहब्बत को इस आंख से मत देखो। हमने तुम्हारे लिए जो भी किया तुम्हें सुमेरा समझ के किया। अब भी तुम्हारे यहाँ से जाने ना देते जो अगर अवैस का डर ना होता। बेटी वो कुछ भी कर सकता है, हमारी सोच से भी बढ़कर। वो बहुत परेशान और गमगीन लग रही थी। जी आंटी मैं जानती हूँ, इसीलिए तो यहाँ से जा रही हूँ कि वो आपको किसी मुश्किल में ना डाल दे। इसने अफसुर्दगी से कहा। सुमेरा की माँ ने इसे साथ लगा लिया। जब वो इनसे लहता हुई तो वो देख सकती थी कि इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जब वो सुमेरा से मिली तो सुमेरा फूट फूट कर रो पड़ी। इसके जाने तक जुबैर साहब भी आ गए। वो भी इसके जाने पर बहुत अफसुर्दा हो गए। कहाँ जाएंगी आप? इमरान के लहजे से भी अफसुर्दगी जाहिर थी। वो इन सब की मोहब्बत पर शर्मिंदा हो गई। इसने इन सबको होटल का पता बता दिया। फिलहाल वो 2-3 दिन तक होटल में रहना चाहती थी और फिर वो किसी दूसरे शहर जाने का इरादा रखती थी। अब वो किसी भी सूरत में सैयद अवैस आलम शाह के हाथ में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि जितना वो इसे जिद कर चुकी थी यकीनन अब वो इसे किसी सूरत नहीं छोड़ता। जब वो जाने लगी तो सुमेरा के बाप ने न जाने कितने हज़ार हज़ार के नोट इसकी हथेली में दबा दिए। वो ना करती रहेगी, लेकिन इन्होंने इसकी एक भी ना सुनी। इसे होटल तक छोड़ने वाला इमरान गया था। जब भी और जिस वक्त भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े हमें याद ज़रूर कीजिएगा। इसको महफूज कमरे तक छोड़ते हुए वो इसके सर पर हाथ रखकर बोला। इसकी आंखें झिलमिला गई। इस पल इसे अपने सगे भाई की कमी शिद्दत से महसूस हुई। मैंने लगता वैसा आलम शाह ने इतने भी नहीं जीन देना इन्हों। होटल में इसके 2 दिन बहुत मुतमिन और खैरियत से गुजरे, लेकिन तीसरे दिन की शाम के वक्त जब बहुत ज़ोर से इसका दरवाज़ा खटखटाया गया वो खौफ के आलम में बंद दरवाजे को देखने लगी। एक बार फिर दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारा गया। इसने डरते डरते अपने मन के होते कदम दरवाजे की सीध बढ़ा दी। न जाने कितनी सूरतों आयात पढ़कर इसने हौले से लॉक खोल दिया। फिर जब डरते डरते दरवाज़ा खोल और बाहर फिक्रमंद चेहरा लिया उस इमरान को खड़े पाया तो बेख्तियार इसने गहरा सांस लिया और दरवाजे के पट से लगकर आंखें बंद कर ली। आपने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? इमरान की आवाज़ से गैर मामूली महसूस हुई, इसलिए आंखें खोलकर इसे देखने लगी। मैं वॉशरूम में थी। फिर दरवाजे से हटकर इसे अंदर आने की जगह दी। खैरियत तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वो इमरान के चेहरे से इसकी परेशानी भाग गई। मारूफ उस शख्स ने क्या किया? इस शख्स ने इसका फिर से दिल धड़क उठा। इसने सुमेरा को उठवा लिया। क्या? इसके सर पर आसमान आन गिरा। और 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें तलब किया। और इसने ये भी कहा कि अगर 1 घंटे से ऊपर 1 मिनट भी होगा तो हम सुमेरा को वापस इस हालत में कभी ना देख सकेंगे। इमरान के एक लफ्ज़ पर इसके इर्द गिर्द धमाके होने लगे। वो खौफ और हिरास से इसे देख रही थी। इसे लगा मौत ने इसे आहिस्ता आहिस्ता जकड़ना शुरू कर दिया। मारूफ मेरी माँ मर जाएगी, इमरान ने लब भेज कर कहा। वो गिरने के से अंदाज में वहीं फर्श पर बैठ गई। मौत ने तो वाकई एक दिन आना है और इसका सामना कर लेना ही बहादुरी है। इससे भागकर जाए भी कहाँ जा सकता है? अपने आप को धोखा देने वाली बात है। वही बात सोचकर इसकी दहलीज पर चलिए। जब वो और इमरान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए थे वो सामने वाले सोफे पर टांग जमाए बैठा, बाएं कान से मोबाइल लगा किसी से बात करता, दाएं हाथ में पकड़े सिगरेट से कश लगा रहा था। सफ़ेद कॉटन के कपड़ों में इसके चेहरे की रंगत बहुत सुर्ख लग रही थी। जिस हाथ में इसका अपने मोबाइल पकड़ रखा था इसकी आस्तीन शायद अनजाने में इसने ऊपर चढ़ा दी थी। अस्सलाम वालेकुम। इमरान ने बहुत तैश के आलम में इसे सलाम किया। इसने फ़ौरन मोबाइल से रब्ता मनक़ता किया और सलाम का जवाब देता उठ खड़ा हुआ। इसे इमरान के पीछे खड़ा देखा तो इमरान से मुसाफा करने के बजाय इसे मुआनका करने लगा। इसके इस अंदाज़ पर इमरान भी हैरान रह गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने जो अज़ीम एहसान मुझ पर किया है वो मैं ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकूँगा। वो उस पर एक नज़र डालकर जज्बा खलूस से इमरान से कह रहा था। सुमेरा कहाँ है? वो इसकी ऐसी ओछी और झूठी बातें एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त न कर सकती थी, इसलिए तड़क कर इससे पूछा। वो मुस्कुरा कर इसे देखने लगा। जल्दी भी क्या इमरान, बैठे ना। शेरदाद एक ही बार वो 3 अफराद से मुखातिब हुआ। इमरान की मजबूरी ये थी कि सामने खड़े शख्स की तहवील में इसकी बहन थी और इसे किसी भी तरह उलझ नहीं सकता था, इसलिए बहुत खामोशी से एक जाने पड़े सोफे पर बैठ गया। अलबत्ता इसने उठने की जहमत न की और जिसे आवाज़ दी गई वो फ़ौरन अंदर दाखिल हुआ। जी शाह जी, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। इसने पलट कर इसे हुक्म दिया। नहीं शाह साहब, मुझे सिर्फ मेरी बहन। आगे वो बात मुकम्मल नहीं कर सका क्योंकि अवैस आलम ने हाथ उठा लिया था। इमरान साहब, हम तो दुश्मनों के भी यार हैं, आप तो फिर अपने हैं। एक बार पूर्ण नज़र इस पर डालकर वो गोया हुआ वो इसकी नज़र पर खोल कर रह गई। तुम भी बैठ जाओ, पहले इनके हवाले सुमेरा को करो। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहती थी, लेकिन लहजा कमज़ोर होने का अंदेशा था। अगर वो इस पल नज़रें उठाकर देख लेती तो सैयदा अवैस आलम शाह के लबों पर गहरी होती मुस्कान देकर शायद वो गड़बड़ा जाती कि वो कुछ गलत बोल गई। हालांकि इसने गलत कुछ ना बोला था। कर दूंगा, अभी तो ये तुम्हारी तरफ से निकाह में बतौर गवाह पेश होंगे, क्योंकि फ़िलहाल शेरदाद और मिट्ठल खान के अलावा यही दस्तयाब है। इसने बहुत नरमी से कहते हुए दूसरे कमरे में झांका। मैंने निकाह ख्वाह को बुलाया हुआ है। किसको इत्तला की ज़रूरत तो ना थी, लेकिन फिर भी इसने मुड़कर दोनों को मुश्तरका तौर पर बताया।
इमरान और इसने एक ही वक्त में एक दूसरे को देखा और फिर इमरान ने सर झुका लिया। वो ना चाहते हुए भी सोफे पर बैठ गई। कैसे लग रहा था अब इसकी टांगें मजीद इसका बोझ उठाने से कासिर न। जहाँ वो बैठी थी वो भी इसके पास वहीं आ बैठा। वो इसके पास से उठना चाहती थी लेकिन इतनी हिम्मत भी ना हुई कि थोड़ा सा पीछे खिसक जाती। मुबारक हो शाह साहब। जैसे निकाह हुआ इसके दोनों साथियों ने मुबारक मुबारक का शोर मचा दिया। वो भी हंसते मुस्कुराते हुए सबसे गले मिलने लगा। इमरान ने भी बहुत थके हुए अंदाज से इसके गले मिलकर इसे मुबारक दी। जबकि मुबारक मुबारक का शोर उभरते दुपट्टा चेहरे पर रखकर रोने लगी। मिट्ठल खान, फौरन मौलवी साहब के घर पूरे साल का राशन डलवा दो अभी। और इसी वक्त वो हाकिम था। किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे अपने मातहतों को किसी भी काम का हुक्म दे सकता था। अब भी इसने मौलवी साहब की गोद में नोटों की गड्डी रखकर अपने खासुल खास साथी को हुक्म दिया। वो सर हिलाता बाहर निकल गया जबकि मौलवी साहब की आंखें अपनी गोद में पड़े नोटों को देखकर इधर उधर हिल ही ना सकी। फिर वो फौरन नोट उठाकर हाँपते कांपते उठ खड़े हुए। क्या हुआ मौलवी साहब, खाना खा कर जाएगा? नहीं सैयद साहब, मैं चलता हूँ। मौल अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको लंबी हयाती दे, आप ताक क़यामत हमारे सरों पर यूं ही शफकत साया बनकर कायम रहे, अल्लाह आपको और दे। दुआएं देते हुए मौलवी साहब की आवाज़ काम गई। इन्होंने जाते समय झुककर सैयद अवैस आलम शाह के हाथ पर बुसा दिया तो साथ इनका एक आंसू भी हाथ पर ही गिर गया। वाह, मौलवी तो लॉटरी निकल आई। मौलवी कहेगा कि अवैस आलम शाह होर को भी निकाह पढ़ाना होवे तो मेरे को पढ़ा लियो। शुक्रिया मौलवी साहब। इसने भी बहुत इज्जत और एहतराम से इनके सामने सर झुकाया। इसका ये दोगलापन मारूफ को और शिद्दत से रुला गया। शेरदार, फौरन खाना लगा दो। मौलवी साहब के जाते इसने अपने दूसरे खास साथी को हुक्म दिया। वो भी सर हिलाकर तेजी से दूसरे दरवाजे की जाने बढ़ गया। शाह साहब प्लीज़ आप मेरी बहन को भी बुला लें। इमरान से चुप रहना मुहाल हो गया। सिर्फ 5 मिनट इमरान साहब, फिर आपको इजाज़त होगी कि आप अपनी बहन को ले जा सके। पहले खाना खा लें। तुमने कहा था मेरे आते ही तुम सुमेरा को इनके हवाले कर दोगे। अब अपनी बात से मुकर क्यों रहे हो? वो अपने आंसू रोके बगैर गुस्से से इस पर चिल्लाई। नहीं मुकर रहा मैं अपनी बात से जोजा मोहतरमा, ये तो मेरे मोहसिन है, इनसे तो मैं धोखा कर भी नहीं सकता। आप रिलैक्स होकर बैठे, बस 5 मिनट और। इसकी बात मुकम्मल होते ही शेरदाद ने खाना लग जाने की इत्तला दी। इसने सर हिलाकर शेरदाद को वहाँ से हटने का हुक्म दे दिया और फिर इन्हें उठने का कहा। इमरान तो उठ खड़ा हुआ लेकिन वो ढीठ बनी बैठी रही। लगता है तुम्हें मिन्नतें कराना अच्छा लगता है। इसने खुद आगे हाथ बढ़ाकर इसे उठाना चाहा जिस पर इसे मजबूरन वो जगह छोड़नी पड़ी। अब मेरी बहन को मेरे हवाले कर दीजिए। खाना खत्म करते ही इमरान ने बहुत बेताबी से कहा, जिस पर मुस्कुरा दिया। फिर पानी पीकर मोबाइल पर कोई नंबर मिलाने लगा और चंद ही लम्हों बाद मोबाइल इसकी तरफ जाने बढ़ा दिया। इमरान ने कुछ ना समझते हुए मोबाइल पकड़कर कान से लगा लिया। दूसरी जानिब इसकी माँ बोल रही थी। वो एक बार फिर ना समझी से सैयद अवैस आलम शाह को देखने लगा। सुमेरा का पूछो। इसने बहुत आहिस्ती से कहा। अम्मी सुमेरा, वो तो तुम्हारे घर से निकलते ही वापस घर आ गई। इस शाह के बच्चे ने झूठ बोलकर हमको डराना चाहा था। बहुत बेईमान शख्स है वो। जी अम्मी। इसने कुछ ना समझते हुए मोबाइल कान से हटा दिया। इमरान, हम भी बहनों वाले हैं। बहन की इज्जत तो भाइयों पर फ़र्ज़ है। हम जानते हैं बहन की इज्जत कितनी नाजुक होती है। सुमेरा सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बहन है। इस पाक साथ की कसम, जो मैं या मेरा कोई भी साथी सुमेरा के पास भी फटका हो। इसे हमने बहुत इज्जत से गाड़ी में बिठाया था और सिर्फ आपके घर से निकलने का इंतज़ार किया क्योंकि हम जानते थे आप सीधे मारूफ के पास ही जाएंगे। और फिर सुमेरा को घर छोड़ दिया, सिर्फ एक भाई बनकर। इसके हाथ से मोबाइल लेकर ऑफ करते हुए बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोला। इमरान न जाने क्यों इसे देखे कि जबकि वो जो अभी तक एक ही प्लेट में कब से चमचा हिला रही थी। इस शख्स की चापलूसी पर अंदर तक सुलग कर आएगी। कुछ देर बाद अब इमरान अवैस आलम शाह से इजाज़त लेकर खड़ा हो गया। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। अवैस आलम भी अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ जबकि वह सर झुकाए वहीं बैठी रही और फिर सर तब उठाया जब इमरान ने इसके सर पर हाथ रखा था। इनके अंदाज खौफनाक है लेकिन ये खुद खौफनाक नहीं। आप इनसे डरना छोड़ दें। इनका दिल बहुत बहुत खूबसूरत है मारूफ। आप बहादुर बने। शायद आपकी नानों को इतनी ज़िंदगी इसलिए दी गई कि आप शाह साहब जैसे महफूज हाथों में पहुँच जाए। लेकिन किस्मत में कुछ ठोकरें भी लिखी गई थी जिसके बायस पिछला वक्त मुश्किलों में कटा। लेकिन अब आप कोई बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। जैसा शाह साहब कहते हैं मान लीजिए। वो अच्छे हैं, यकीनन आपकी दिल से इज्जत करेंगे। अवैस आलम शाह दरवाजे में खड़ा था और इमरान बिल्कुल सरगोशी के अंदाज में इससे कह रहा था। इसने इससे की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो जाते जाते फिर रुका। मैं आपको यहाँ तक लाया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं मजबूर था। मेरी अपनी बहन को अनजाने और गैरों के कब्जे में नहीं देख सकता था, इसलिए आपको यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यकीन मानिए, डोंट वरी, मैं समझती हूँ सब। इसने रंधे हुए लहजे में कहा। इमरान बाहर निकल गया और वो फूट फूट कर रो दी क्योंकि इस पल इसे अपने सामने नाराज़ चेहरे लिए नानो माँ और मामू नज़र आ रहे थे। ज़िंदगी में कभी इसने कोई बुरा काम नहीं किया था जिससे इसे अपनी नानों के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ती। लेकिन इनकी वफ़ात के बाद इसने ये क्या किया था? अपने मामू के कातलों और माँ के कसूरवारों से रिश्ता जोड़ दिया। कितना बुरा किया था ना इसने, ना सिर्फ इनके साथ बल्कि अपने साथ भी। अब इसने अपनी माँ की तरह नंगे पाँव कांटों पे ही चलना था और पल पल में हर कदम पर लहूलुहान होना था। मेरी माँ, नानो और मामू की रूह कितनी तड़प रही होगी। वो मेरी बुज़दिली पर तड़प रही होंगी। लेकिन नानो, आप तो जानती हैं मैं नहीं हूँ बुज़दिल, बहादुर। मुझ में दिलेरी नाम की नहीं है। मैं कैसे इन दरिंदों से बच सकती हूँ? वो मुझे मामू की तरह मार देंगे नानो, मुझे माँ की तरह जिंदा लाश बना देंगे। मैं किस तरह इनका मुकाबला करूँ? मैं क्या करूँ? रोते रोते इसने दरवाजे की सिम देखा। सैयद अवैस आलम शाह होले होले कदम उठाता इसी की तरफ बढ़ रहा था। इसकी आंखों से तेज़ झरनों की तरह पानी बहने लगा। वो लम्हा ब लम्हा इसकी तरफ बढ़ रहा था।
शायद इसे मारने के लिए, इसे जिंदा लाश बनाने के लिए वो इसकी तरफ आ रहा था। वो बहादुर नहीं, वो बुज़दिल थी, अपने मामू की तरह बुज़दिल जिसने अपने हाथ बंधवा लिए थे और अपने आप को टुकड़े टुकड़े करा लिया था। अपनी नानू की तरह बुज़दिल जिसने अपने सगे बेटे की लाश घर पर आने पर भी इसके कातलों का नाम नहीं लिया। अपनी माँ की तरह बुज़दिल जिसे मार मार कर इस हवेली से निकाल दिया गया, लेकिन इसने डर के मारे किसी को एक लफ्ज़ न बताया। इसे अपने करीब और करीब आता देखकर रोते रोते वो दीवार के साथ लग गई। जब वो इसके से सिर्फ एक हाथ के फासले पर रह गया, वो रोते हुए नहीं नहीं करती गर्दन जोर जोर से नफ़ी में हिलाने लगी। इसका अंदाज़ा सही साबित हुआ, इसे जो इस शख्स से तवक्का थी वो वही करने चला था। इसका हाथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। वो दाएं बाएं जोर जोर से गर्दन पटकने लगी, जब इसकी गर्दन की तरफ लम्हा बा लम्हा बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो इसकी गर्दन पकड़ लेता, इसने अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रख लिए, लेकिन इसका हाथ भी गर्दन तक पहुंच गया। आलम नहीं, नहीं प्लीज़ आलम नहीं। वो मुसलसल गर्दन हिलाती चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। वो पहले हैरान हुआ, लेकिन दूसरे पल इसने इसे खींच कर अपने साथ लगा लिया। वो इसके सीने में सर देकर और शिद्दत से रोने लगी। वो इसे साथ लगाए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इसकी आंख खुली तो इसने अपने आप को इसके बाजू के हल्के में पाया। वो बेखबर सो रहा था। वो तेजी से इसके पास से उठी और इसका बाजू छटक दिया। वो थोड़ा सा कसमसाया, फिर दोबारा सो गया। वो वहशत के से अंदाज में सामने लगे आईने में अपने आप को देखने लगी। रात वो अपने तमाम हकूक़ व फ़राइज़ पूरे कर चुका था, इसके एहतजाज करने के बावजूद। इसे सामने लगे शीशे में अपना आप बहुत बदसूरत दिखाई दे रहा था। वो होंठ काटती तेज़ी से बाथरूम में घुस गई। जब वो बाथरूम से निकली तो तिरछी नज़र करके इसे देखा। वो अब भी बेसी बेखबरी के आलम में था। वो इस पर दूसरी नज़र डाले बगैर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। शाह साहब जाग गए? वो सामने वाले कमरे में दाखिल हुई तो सामने से आते शेरदाद ने बहुत उजलत में इनसे पूछा। वो उस पर एक नज़र डालकर बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गई। शेरदाद अपना सा मुँह लेकर आ गया। वो चमकी हुई। आइए शाह साहब। साथ वाले कमरे से मिट्ठल खान भी बरामद हुआ। आए शाह साहब। साथ वाले कमरे से मिट्ठल खान भी बरामद हुआ। शेरदाद नफ़ी में सर हिलाने लगा। इतने में मिट्ठल की नज़र इस पर पड़ गई। आप यहीं ठहरे, अभी वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। बहुत तेज़ी से मिट्ठल ने इसे साथ वाला दरवाज़ा खोलने से रोका, लेकिन वो इसकी बात को सुनी अनसुनी करती दरवाज़ा खोल ही रही थी जब इसके हाथ पर किसी ने अपना हाथ रख दिया और फिर इसे पकड़कर दूसरी जानिब ले गया। वो क्या कह रहे हैं तुम्हें मारूख? इसने इसे पिछले सोफे पर बिठाकर वो बहुत नरमी से बोला। वो इस पर एक सुलगती नज़र डाल कर रहेगी। तुम इधर ही बैठो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा करो, कमरे में ही आ जाओ। इसने हौले से इसका गाल थपथपाया। इसने फ़ौरन इसका हाथ अपने गाल से हटा दिया। शेरदाद कौन है अंदर? वो पीछे पलटकर शेरदाद से पूछने लगा। शेरदाद ने इसे अंदर बैठे लोगों के बारे में बताया। तुम चलो अंदर, मैं 5 मिनट में आता हूँ। वो शेरदाद को हुक्म देता इसका हाथ थाम कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अब की बार भी इसने अपना हाथ छुड़ा दिया था। वो इससे कुछ भी कहे बगैर इसके आगे चल पड़ा। कमरे में आकर वो खुद कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुसकर वो बेड के किनारे टिक गई। मैं इन लोगों से फारिग हो लूँ, फिर नाश्ता करते हैं। फिलहाल तुम यहीं बैठो। नहाकर अपने गीले बाल संवारने लगा। इसने कोई जवाब ना दिया। वो रिस्ट वॉच उठाता बाहर निकल गया। कमरे में अपने आप को अकेला पाकर इसके आंसू फिर से आंखों से टपक पड़े। वो अपने साथ होने वाले जुल्म पर एक बार फिर रो पड़ी। नाश्ता इसने नहीं किया। वो इसे कहता रहा, लेकिन वो ना मानी। 10-11 बजे वो हवेली जाने के लिए तैयार खड़ा था। इसे भी इसने एक बार कहा था, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस न हुई। जाते हुए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे, तुम अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें खरीद लेना, फिर न जाने कभी इधर चक्कर लगे। वो अपने पर परफ्यूम स्प्रे करते अपनी ही दानिश में बोल रहा था। वो सर झुकाए बैठी सुन तो इसे रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। अभी तो तुम इन्हीं कपड़े में चलोगी। वो परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर रखकर इसकी तरफ मुड़ा। चलो फिर चलते हैं। इसे उठने का इशारा करके खुद साइड टेबल पर से रिवॉल्वर उठाकर चेक करने लगा। वो अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करता अपनी ही दानिश में बोल रहा था। वो सर झुकाए बैठी सुन तो इसे रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। अभी तुम इन्हीं कपड़ों में चलोगी। वो परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर रखकर इसकी तरफ मुड़ा। चलो फिर चलते हैं। इसे उठने का इशारा करके खुद साइड टेबल पर से रिवॉल्वर उठाकर चेक करने लगा। पर फिर भी सर झुकाए बैठी रही तो वो सवालिया नजरों से देखने लगा। मैंने कहा चलो, धीमे लहजे में वो बोला था। वो सर उठाकर गौर से देखने लगी। अवैस आलम, मुझे ज़बरदस्ती बीवी बना रही है, इसी पर इत्तफा करो। मुझे ना तो तुम्हारे ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ रखना और ना ही तुम्हारी हवेली जाना है। वो बोली तो इसके लहजे में जैसे आग भड़की थी। मारूख, वो ख़ानदान और वो हवेली तुम्हारी भी है। कम से कम अब तो तुम लोग अपनी औरतों से ऐसे झूठ बोलना छोड़ दो। वो गहरे तंज से बोली थी। वो चलता हुआ इसके करीब आ खड़ा। ये झूठ नहीं है मारूख, वो ख़ानदान और वो हवेली पहले से ही तुम्हारे हैं। वो मजबूत और अटल अंदाज में बोला। जिस रिश्ते का तुम हवाला देना चाहते हो ना अवैस आलम शाह, इस रिश्ते से नफरत है मुझे। ख़ानदान और इस हवेली से नफरत है मुझे। शिद्दत जज्बात से इसके चेहरे की रंगत टिमटिमा उठी थी। इसकी शफाफ आंखों की रंगत भी बदल गई। अगर मुझे बीवी बनाकर रखना चाहते हो तो मैं इसी घर में रह लूँगी, और अगर हवेली जाने का कहा तो हो सकता है मेरी लाश तुम लेकर जाओ, क्योंकि मैंने मौत से डरना छोड़ दिया अवैस आलम। इसने एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया। सैयद अवैस आलम लब भेंचे से देखे गया। अब क्या चक्कर है, देखते जाता है इसको लेके कि नहीं जाता, आगे कहानी क्या मोड़ लेती है। इसने इससे कुछ नहीं कहा था, ना कोई और बात इससे पूछी, ना दोबारा साथ जाने को कहा। बस शाम को अपने आने का बताकर वो चला गया था। शायद इसके वो दोनों साथी भी इसके साथ चले गए थे, इसलिए बाहर से किसी किस्म की आवाज़ ना आई। वो सारा दिन कमरे में पड़ी रही, ना खाना खाया ना पानी पिया। कमरे में पड़े पड़े ही दिन गुजार दिया।
रात के 8:30 इसकी जीप का हॉर्न बजा और फिर घर में आवाज़ें उभरने लगी। आवाज़ें वही जाने पहचानी थी, लेकिन इनमें एक आवाज़ ऐसी थी जो इसे अजनबी लगी। शेरदाद, घर की सारी लाइटें जला दो, हर तरफ अंधेरा हो रहा है। वो बोलते हुए दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गया। इस कमरे की लाइट भी बुझी देखी तो हाथ मारकर बटन ऑन कर दिया। इसे जिस तरह छोड़कर गया था वो वैसी हालत में पड़ी थी। इसे सुबह वाले अंदाज में पड़े देखकर वो कुछ बोलते बोलते रह गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मुस्कुराते हुए अपने कंधे पर पड़ी शाल उतारी थी। इसने इसके किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। अपने सलाम और सवाल का जवाब न पाकर इसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। क्या सुबह से ऐसी बैठी हुई हो? वो भी आहिस्ता से इसके पास बैठ के वो फिर भी कुछ नहीं बोली। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो ज़रा पीछे हटकर बैठ गया। सलाम बीबी। अंदर आने वाली वही अजनबी आवाज़ वाली थी। इसके सलाम का जवाब भी इसी ने ही दिया। वो इन दोनों के सामने खाना रखकर चली गई तो अब की बार वो सवाली नज़रों से देखने लगी। तुम्हारे लिए मुलाजमा लाया हूँ हवेली से, इसने मुस्कुरा कर इतला दी। मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे सुबह वापस छोड़ आना। क्यों? वो भवें चुकाकर इसे देखने लगा। हवेली से कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। वो मैं तुम्हें सुबह भी कह चुकी हूँ, इस हवेली से मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। तुम इसे वापस छोड़ो। ये यहाँ काम करने आई, तुम्हें कौन सा कुछ कहेगी? मेरे हाथ सलामत है, मैं कर लूँगी काम। इस पर गुस्सा तारी था। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर चाहो तो मैं शेरदाद को कहकर सुबह यहीं आसपास से किसी मुलाजमा का इंतजाम करवा दूंगा। इसने एक और मसालत की राह निकाली। नहीं, मुझे कोई मुलाजमा नहीं चाहिए। वो गहरा सांस लेकर अगर फिर खाने की टेबल अपनी तरफ खींच ली। तुमने दिन को भी कुछ नहीं खाया होगा। हालांकि मिठल खाना तैयार करके गया था। अब जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लो क्योंकि मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। वो हाथ मसलता हुआ बोला। ये खाना कहाँ से लेकर आए हो? इत्मीनान रखो, ये खाना हवेली का नहीं है, रास्ते से पैक कराया था। इसने बमुश्किल अपनी हंसी को लबों में दबाया। वो मुतमिन तो ना हुई लेकिन हाथ धोने जरूर चली ली। अगले दिन वो साथ लाई औरत को वापस छोड़ा। शाम ही को वो लौटा और आते ही से अपनी शॉपिंग के लिए साथ चलने को कहा क्योंकि अभी तक वो इन्हीं कपड़ों में बनबूस थी जो पहले दिन इसने जेबतन किए हुए थे। सुबह गांव जाने से पहले वो इसके लिए कुछ खरीदारी खुद करके लाया था, लेकिन इसने इन चीज़ों को आंख उठाकर न देखा। इससे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन इसकी इस बेजा जिद पर कुछ बोल ना सका। अब भी इसने चलने को कहा तो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने क्या कहा है तुमसे, सुना नहीं तुमने? वो अपने सुबह अपना गुस्सा कंट्रोल कर गया लेकिन इस वक्त बहुत सख्त मुश्किल हो गया। हाँ सुना है, नहीं जाना मैंने तुम्हारे साथ कहीं भी। वो जवाबन वो भी चिल्लाई। ये बेजा जिद्दें करना तुमने कहाँ से सीखी है? सख्त मुश्किल होकर इसने पूछा। तुम भी तो फजूल जिद्दें करते हो। वो बदतमीजी पर उतर आई। ये तुम क्यों करती रहती हो? शौहर हूँ मैं तुम्हारा, थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो। हाँ शौहर हो लेकिन मेरी मर्जी की तो नहीं। तो अपनी मर्जी को मेरी मर्जी बना लो। आप कहा करो मुझे और उठो, मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि तुम्हारी मिन्नतें करूँ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। नतीजा वही था। वो रोते रोते जा रही थी और वो मुस्कुराते हुए। अगले दिन वो गांव गया तो 2 दिन तक वापस ना। इसने इसकी गैर मौजूदगी महसूस जरूर की लेकिन फिक्रमंदी या परेशानी में, क्योंकि पहले भी तो अकेली रहती थी। वो नहीं आया तो इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगली रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो झटके से उठी, अंधेरे में किसी को ढूंढने की सही की। अम्मी। इसके लब हौले हौले फटफड़ा रहे थे। अभी कुछ ही देर कबल इसकी माँ इसके कमरे में आई थी। इसकी माँ के पीछे नानू और मामू भी थे। इसकी माँ और मामू दोनों मुस्कुराते हुए खुश दिखाई दे रहे थे जबकि नानू कुछ अफसरदा दिखाई दे रही थी और बार बार इसकी आंसू पहुंच रही थी। शायद वो इसके रोने से ही अफसरदा थी। अभी कुछ देर कबल वो सब इसके पास से फिर अचानक गायब हो गए और इनके गायब होते वो उठकर इन्हें ढूंढने लगी और अब अपना सर थामे बैठी थी। वो इनको बुलाना चाहती थी, अपने साथ हुआ जुल्म इन्हें दिखाना चाहती थी। इनके दुश्मनों से इसने किस तरह रिश्ता जोड़ा ये मजबूरी भी बताना चाहती थी। इन्हें ये भी बताना चाहती थी कि 19 साल बाद इन्हीं की तरह इस हवेली के बादशाहों के हाथ लग गई है। लेकिन वो ये सब कुछ इन्हें कैसे बताती? वो तीनों चले गए थे। इसकी आंखें खुलते ही गायब हो गए। वो तो अब यहाँ अकेली बैठी थी, बिल्कुल अकेली। इसके पास इस वक्त ना कोई अपना था ना कोई गैर। वो हवेली का हाकिम सैयद सारा, जिसने न जाने से कौन सी सजा देने की खातिर इसे ज़बरदस्ती ब्याह रचा लिया था, वो भी तो पिछले 2 दिनों से गायब था। और वो इस वक्त किसी अपने के पास न होने की वजह से ही तो रो रही थी और टूट टूट कर रो रही थी। रोते रोते इसने अपनी सारी रात बिता दी। इसे होश फजर की अजान के वक्त ही आया। बाद में वो नमाज पढ़ के उनके लिए कलाम पाक पढ़ने लगी। फिर वो बाहर निकल आई। अभी इसने घर में दाखिल होकर सामने वाली रविश पर पहला कदम ही रखा था जब वो इसे अपनी जीप के साथ खड़ा कान से मोबाइल लगा किसी से बात करता दिखाई दिया। चूंकि इसकी तरफ इसकी पुश्त थी इसलिए वो इसे देख ना सका। वो मोबाइल बंद करके गाड़ी में बैठने लगा था। जब इसके पीछे नजर पड़ी तो वो पूरे का पूरा घूम गया। वो आहिस्ता से चलती बाकी का रास्ता तय करने लगी। कहाँ थी तुम? वो इसे देखे बगैर इसके पास से गुजरने लगी थी जब इसने लपकते शोलों जैसे लहजे में इसे दरियाफ्त किया। वो इसकी बात का जवाब दिए बगैर आगे एक ही कदम बढ़ी थी कि इसके बहुत गुस्से से इसकी कलाई पकड़ी। दिन के 2 बजे से ढूंढ रहा हूँ, तुम बताओ कहाँ थी तुम? इसके बाजू को एक झटका देकर जैसे वो धाड़ा। तुम्हारे तीनों ऑफिस के चक्कर लगा चुका हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर में भी ढूंढा, मैं विशर सुमेरा के घर भी ढूंढ के आया, बताओ यहाँ नहीं थी तो फिर कहाँ थी? इसे एक और झटका दिया। वो कराह कर रह गई। मैंने जो पूछा इस बात का जवाब दो। वो अपनी खून बरसाती आंखें इसकी आंखों में डालकर पूछ रहा था। इसकी सिसकी निकल गई। कहाँ जा सकती हूँ मैं? इसके आंसू टपक पड़े। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ गई थी? इसके आंसू पर इसे मजीद तैश आया। तुम्हें क्या तकलीफ है मैं कहीं भी जाऊँ? कांपते लहजे में वो बोली।
तुम्हारे दुश्मनों के पास थी मैं, जिन्हें कत्ल करके भी तुम लोगों को चैन नहीं आया, जिनकी रूहों को तुम अब भी अजीयतें देते रहते हो। वो रोते हुए चिल्ला कर बोली। न जाने कौन सा जुल्म कर दिए थे मेरे मामू और मेरी माँ ने कि अब भी तुम लोग इनकी रूहों को चैन से नहीं रहने देते। पल पल इन्हें तकलीफें और अजियतें देते रहने का सामान करते रहते हो। ज़मीन पर खुदा बने फिरते हो तुम लोग। ना इन्हें जीने दिए और ना इनकी औलाद को। इसके इस तरह चिल्लाने पर वो जान के कि वो कहाँ थी, इसलिए गहरा सांस लेकर रह गया। 2 बजे वो वापस लौटा और घर को मुकम्मल खाली पाया। तब वो इतना परेशान नहीं हुआ, लेकिन जिस वक्त इसने सुमेरा के घर फ़ोन करके पूछा तब इसे वाकई परेशानी हो गई। इसके बाद इसने इसकी दूसरी दोस्त महविश के घर ना सिर्फ फ़ोन किया बल्कि वहाँ गया भी। वो वहाँ से निकल कर इसकी नानी के घर गया था और फिर वहाँ से हर उस ऑफिस में जिसमें वो काम करती रही थी इसने सिर्फ एक एक चक्कर नहीं लगाया, बल्कि वो इन जगहों पर बार बार गया। आज वो गांव से अकेला आया था। शहर दाद और मिट्ठल खान इसके साथ न थे और वो यहाँ खड़ा इन्हें आने की हिदायत कर रहा था। अब शायद वो अस्पतालों को खंगालने चला था और तेज तेज हिदायत दे रहा था कि वो किस किस अस्पताल पहुंचे। लेकिन जहाँ वो गई थी इधर तो इसका ध्यान भी ना किया था और ना ही इसे इसी वक्त ढूंढ चुका होता, वरना वो इसे इसी वक्त ढूंढ चुका होता। जब मेरे मामू को कत्ल कर दिया था, मेरी माँ को घर से निकाल दिया, फिर क्यों तुमने मुझे ढूंढा? क्यों मुझे अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर किया? अब कौन सा खून का कर्जा चढ़ा मुझ पर कि ज़बरदस्ती मुझसे निकाह करके अपना कैदी बना लिया मुझे? कौन सा बदला रह गया मेरी जान पर अवैस आलम? अब कौन सा मुझ पर जुल्म करके मेरे बड़ों की रूह को तड़पाना चाहते हो तुम? रोते रोते वही नीचे बैठ गई। वो इस तमाम वक्त में लब भेजे खड़ा रहा। वो घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो रही थी और इसके सर पर खड़ा एक लफ्ज़ तक ना बोल सका। जब वो अच्छी तरह रो चुकी तो उसने हाथ बढ़ाकर इसे उठा दिया और अपने हाथों से इसकी आंखें साफ करके इसे अंदर ले गया। मारूफ, क्या तुम्हारे ननियाल में तुम्हारे कोई और रिश्तेदार हैं? सुबह वह नाश्ते की टेबल के पास बैठा इससे पूछ रहा था। इसने चाय पीते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। तुम्हारी नानों के कोई रिश्तेदार? नहीं, कोई नहीं है। नानों भी शायद अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और इनके रिश्तेदार तो बहुत पहले ही मर गए होंगे। मैंने अपने होश में कभी इनके रिश्तेदारों को घर आते नहीं देखा सिवाय मामू के दोस्तों के। अब की बार इसने जवाब दिया। वो एकदम से खिल उठा। फिर तुम्हारे मामू की वफात के बाद तुम लोगों के अखराजात कौन उठाता रहा? मामू की अपनी 2-3 दुकानें थी जो नानों ने बाद में किराए पर चढ़ा दी। नानों खुद भी कपड़े सी परोल लेती थी। फिर मैं बड़ी हो गई तो पहले ट्यूशन्स पढ़ाकर अपने और अपनी तलीम पढ़ाई के अखराजात उठाए और फिर तालीम जारी रखने के साथ साथ एक दोस्त के तवसत से जॉब भी मिल गई। हालांकि मामू के दोस्त हमारा खर्चा उठाना चाहते थे। इन्होंने काफ़ी हद तक दोस्ती का हक निभाया भी, लेकिन नानो बहुत खुददार थी। इन्होंने किसी से एहसान लेने से बेहतर अपने दस्ते बाजू पर भरोसा किया और इसी तरह हमारी अच्छी बुरी गुजर बसर होने लगी। शायद इस पर वो ये भूल चुकी थी कि जिसे वो ये सब बता रही है वो हवेली का सपूत है। यकीनन वो इसकी बातों से मैं फंसती जा रही थी। एक बात पूछूं? इसने सर हिलाया। तुमने कभी कभी अपनी ज़िंदगी में बाप की कमी महसूस की? बहुत डरते डरते जैसे इसने ये सवाल मुकम्मल किया। वो देख सकता था कि एक लम्हे के अंदर अंदर इसके चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई और वो जान गया कि इसके चेहरे की रंगत इस वक्त ऐसी होती है जब वो शदीद गुस्से में आती है और शायद इसीलिए वो खामोश रही थी। तुमने जवाब नहीं दिया। इसने फिर पूछने पर वो सर उठाकर इसके देखने लगी। नहीं, ना तो कभी मुझे बाप की कमी महसूस हुई और ना ही तुम्हारे जैसे शौहर की। वो बोली तो इसका एक एक लफ्ज़ सचता उठकर बर्तन से बैठने लगी, जबकि वो इसे देखे क्या होना रहा है। पूछ ली बाप की कमी नहीं। अगले दिन जब वो जाने के लिए तैयार हो रहा था वो इसके पास चल गई। शाम को आओगे? क्यों? वो चौंक कर इसे देखने लगा, क्योंकि इससे पहले तो कभी इसने इस तरह नहीं पूछा था। वो अपनी पेशावरी चप्पल का स्ट्रैप बंद करना भूल गया। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। वो बेहोश होते होते बच्चा इसे लगा जैसे इसने कुछ गलत सुन लिया। क्या कहा तुमने? इसने जैसे फिर से सुनकर यकीन करना चाहा। आया पहले इसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, अगर तुम शाम को आ जाओ तो अभी बाजार चलते हैं। इसने तेरी से इसकी बात काट कर कहा। नहीं, ख्वाम का तुम्हारा वक्त ज़ाया होगा। तुम गांव से होकर आओ। अगर शाम को ना एक मिनट यार नहीं, ख्वाम का तुम्हारा वक्त ज़ाया होगा। तुम गांव से हो, अगर शाम को ना आ सको तो कल आ जाना, मैं कल खरीदारी कर लूँगी। इसका जवाब ना सिर्फ गैर मुतवक्का बल्कि इसके लिए तो वाकई बेहोश होने का मुकाम था। इसमें वक्त ज़ाया होने वाली कौन सी बात है? हम अभी चलते हैं। मैं तो पहले से तैयार हूँ, तुम भी चेंज कर लो। वो तेरी से दूसरे जूते का स्ट्रैप बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ। वो दरअसल मुझे सुमेरा की तरफ भी जाना है। वाई नॉट? आज मेरा गांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल। इसने मुस्कुराते हुए फ़ौरन फैसला भी सुना दिया। कुछ कहते कहते रुकी। या अल्लाह, ये किस बात के इशारे मिल रहे हैं मुझे? वो कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुसी तो वो हैरान हैरान से सोचता बहुत खुश लग रहा था। वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन सैयद अवैस आलम को तो मौका मिल गया। आलम शाह को तो मौका मिल गया था। जिस शख्स की तरफ इसकी नज़र की, अवैस आलम ने इस पर इसकी मुहर लगा दी। वो नहीं करती रहेगी, लेकिन अवैस आलम शाह का हाथ खुल गया था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो था ही बहुत फराख दिल। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो इसे दूसरी शॉप में ले जाना चाह रहा था, लेकिन वो इसके खुले हाथ और फराख दिली से कोफ्त में मुब्तला हो गई थी। अब इसका कुछ भी खरीदने को जी नहीं चाह रहा था, इसलिए स्पॉट लहजे में बोली। वो चौंक कर इसे देखने लगा। इसके चेहरे पर बेजारी बहुत वाज़ेह लिखी थी। अल्लाह दौर फिट है वो वैसे मारूख हो। मैंने तो कोई एड्डी शॉपिंग करावे थे। मैं तो ना खुशी दे नाल खुशी खुशी मैं सारा कुछ ही खरीद ला, लेकिन मैंने ऐसे मेरे तो कोई एड्डी शॉपिंग दे ऑफर नहीं कराना। आगे भी मेरी सिस्टर की शादी है तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि तू बस कर दे, तू कितने के कपड़े बनाने हैं। आज मेरी दोस्त कह रही थी कि अपनी बहन के 6,000 सूट तो तुमने बनाए होंगे। मैं क्या, वैसी भी बात नहीं है, लेकिन नो डाउट मैंने बनाए हैं। तो आज जी है
बुढ़ी नू आलम बाजार शॉपिंग नहीं कर रही। इसने जाने के लिए सर हिला दिया। सुमेरा के घर गए तो वो इन्हें एक साथ देखकर चहकने लगी। अवैस भाई, मुझे तो लग रहा था कि जैसे आपने मेरी सहेली के आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी। दो वो मारूफ के गले लगकर अवैस आलम से जैसे शिकायत करने लगी। यहाँ से गए वैसे भी 15 दिन नहीं हुए और आपको इस पर लगाई गई पाबंदियाँ भी दिखाई देने लगी। वो बोलता हमेशा थानेदाराना अंदाज से था, अब भी इसकी जानिब से वैसा ही जवाब आया तो मारूफ ने इसे देख कर रह गई। कैसे ना दिखाई दे, इसने मुझे कोई फ़ोन भी तो नहीं किया, ये शिकायत तो आप इसी से करें। वो मुस्कुराता हुआ सुमेरा की माँ के सामने सर झुका गया। सुमेरा की माँ से मारूफ की उदासी छुपी न रह सकी, इसलिए जब अवैस आलम ज़ुबैर साहब के साथ ड्राइंग रूम में गया वो इसे सामने बिठाकर समझाने लगी। मारूफ बेटा, अब तो जो होना था वो हो चुका, हम चाहकर भी इस लेखे को मिटा नहीं सकते। अगर तुमने इस शख्स के नाम अपनी ज़िंदगी कर दी है तो बेटा, शादीशुदा ज़िंदगी के कुछ असूल होते हैं, तुम्हें इन असूलों का ख्याल रखना चाहिए। मुसलमान औरत जब निकाह कर लेती है तो अपने लिए नहीं, अपने शौहर के लिए जीती है। इसकी हर खुशी और हर ख्वाहिश अपने शौहर से शुरू होती है और अपने शौहर पे ख़त्म होती है। इनकी बात पर वो पहलू बदल कर आएगी। बेटा, हम नहीं जानते कि अवैस आलम ने तुमसे क्यों और किस लिए शादी की, लेकिन बेटा अब जब इसने तुमसे शादी कर ही ली है तो खुद इस मकसद के लिए भी तुम्हें इसे दिल से कबूल करना होगा, इसे दिल से शौहर मानना होगा। इसी में सबकी भलाई है और अल्लाह ताला की रज़ा भी। सॉरी। वो इसे फिक्रमंद माँ की तरह समझाती रही और वो सर झुकाए होंठ काटती रही। आंटी, जैसे चोट लगी हो ना, दर्द वही जानता है, दूसरा तो सिर्फ पास बैठ के मशवरे दे सकता है। जिसे दर्द हो रहा होता है इसे ही पता होता है, और जो मुझे चोटें लगी हैं मैं आपको बता भी दूँ तो आप मेरे अंदर का दर्द आप ना जान सकेंगे। वो कहना चाहती थी लेकिन फिर इन्हें एक माँ की तरह फिक्रमंद और परेशान देकर कुछ कह ना सकी। काश मैं सुमेरा के घर पनाह ना लेती, ना वो इस शख्स के हत्थे चढ़ती, ना मैं इसकी खातिर इसके पास आने पर मजबूर होती। वहाँ से आते हुए वो गाड़ी में बैठी हुई अपने दाएं जानिब मौजूद बैठे शख्स को मुसलसल कीनातोज़ नज़रों से देखती रही और महसूस करके भी खामोश रहा। हाँ यार, गले को पता नहीं क्या हो गया अचानक। अच्छा भला नावल पढ़ रहे थे फ्लो में। पानी भी पिया। नहीं पप्पा, वो नहीं मानेगी। वो इसके लिए चाय तैयार करने गई थी, वापस लौटी तो फ़ोन पर किसी से महवे गुफ्तगू था। वो रुके बगैर चाय लेकर अंदर बढ़ गई। वो कप मेज़ पर रखने ही लगी थी जब इसकी अगली बात से ठिठकने पर मजबूर कर दिया। पुप्पा वो तायाबू की तरह बहुत ज़िद्दी है, बल्कि इनसे भी 2 हाथ आगे। आप नहीं जानती इसे मैंने किस तरह काबू किया। जानती है ना आप, पिछले 7-8 माह से इसके पीछे किस तरह ख्वार होता रहा हूँ। न जाने कितने काम इसकी खातिर रोक दिए थे मैंने, लेकिन पुप्पा वो बहुत मुश्किल चीज़ है। मेरे जैसा बंदा भी इसे काबू नहीं कर सकता। चूँकि वैसा आलम की इसकी तरफ खुश थी, इसलिए वो इसने इसे नहीं देखा था और वो अपनी जोन में बोले जा रहा था। पुप्पा, अपना हक इस्तेमाल करने से क्या होता है? इसका दिल तो बागी है ना। अभी तो शायद इसने मुझे अपने दिल से शौहर माना ही नहीं है। मैं क्या करूँ पुप्पा? अभी तो हर काम में इसके साथ जोर ज़बरदस्ती करना पड़ती है। जानती है ना आप, मुझे जिद करने वाले से कितनी चिढ़ है। यकीन माने 2-3 बार जी चाहा कि इसका गला घोंट दूँ, लेकिन क्या करूँ? अभी आपने इसे देखना है। अगर वो अभी से मर गई तो मैं तो फंस जाऊँगा। इसकी आखिरी बात पर वो गिरते गिरते बची। तो मेरा ख्याल दुरुस्त है, ये भी मुझे मारने ही आया है। इससे भी बड़ों ने पढ़ा के मुझे कत्ल ही कराने भेजा है, तो ये भी मेरे साथ वही करेगा जो सैयद इब्राहिम शाह ने मेरी माँ के साथ किया था। ये भी वैसे ही निकला। इसका पूरा वजूद काम गया। कामते कामते इसके हाथ से कप छूट कर नीचे गिरा। वो झटके से मुड़कर इसे देखने लगा। पप्पा, मैं आपसे सुबह बात करूंगा। इसने तेरी से राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो थरथराई हुई पीछे हटी और झटके से मुड़कर दरवाजे से बाहर निकली। मारूख, इसने पीछे से आवाज़ दी और साथ ही तेरी से उठकर इसके पीछे हो लिया। वो दौड़ते हुए 7 वाले कमरे में घुसी। अभी दरवाज़ा बंद करना ही चाहती थी जब इसने दरमियान में अपना पाँव रख दिया। इसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया तो दरवाजे और फ्रेम के दरमियान फंसा इसका पाँव सुकड़ कर रह गया। वो नंगे पाँव इसके पीछे भागा था। शायद इसने जूता पहना होता तो वो ये चोट बर्दाश्त भी कर जाता, लेकिन अब जो दर्द पैर के अंगूठे से लेकर इसके सर तक पहुंचा था वो चाहकर भी बर्दाश्त न कर सका। इसलिए इसने झटके से दरवाज़ा पीछे धकेला। वो गिरते गिरते बजी। क्या है? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह क्यों कर रही हो? वो दांत पर दांत जमाकर इस पर झुका था। वो चेहरे पर हाथ रखे रोने लगी। ये बात बात पर रोने क्यों बैठ जाती हो? इसके हाथ चेहरे से हटाकर इस गुस्से से पूछने लगा। मेरे ख्याल में तो यहाँ कोई मेरे और तुम्हारे अलावा है भी नहीं। फिर कौन तुम्हें कुछ कहता है? कौन तुम्हें मारता है कि तुम्हारी आंखों का पानी खत्म ही नहीं होता? तुम वैसा आलम, तुम मारते हो मुझे। हाथ नहीं लगाया तो क्या हुआ? अंदर से तो मार रहे हो मुझे, ख़त्म कर रहे हो मेरा अंदर। जानती हूँ मैं, तुम लोगों को पहले इसी तरह करते हो, जिस्मानी नहीं ज़हनी अजियत देते हो, बाद में हाथ इस्तेमाल करते हो तुम लोग। वो एकदम से फट पड़ी। बकवास बंद करो। बकवास मैं नहीं, तुम लोग करते हो। अभी भी मैंने तुम लोगों की बातें सुनी है। मेरे खिलाफ महाज बना रहे हो तुम लोग। मुझे इसी तरह मारना चाहते हो तुम, जिस तरह सैयद इब्राहिम शाह ने मेरी माँ को मारा था। लगता है तुम्हें हवेली ले जाना ही पड़ेगा। वहाँ तो मैं मर के भी नहीं जाऊँगी। अब ऐसा नफरत है मुझे इस हवेली से। अब देख लूँगा मैं तुम्हें, तुम जिंदा जाते हो या मुर्दा। इसने हाथ बढ़ाकर बहुत वहशी अंदाज में इसका बाजू दबोच कर इसे उठाया।
मैंने कहा ना मर जाऊंगी मगर हवेली नहीं जाऊंगी। जवाबन इसकी आवाज़ में भी जख्मी शेरनी की सी चंगाड़ थी। उसे खींचता वो अपने कमरे में ले और बेड पर पटक दिया। देख लेना आज ही तुमसे सैयद अवैस आलम शाह वादा करता है वो तुम्हें हवेली लेकर जाएगा और ज़रूर जाएगा। इसने उंगली उठाकर इसकी कनपट्टी दबाई। कभी नहीं, ये तुम्हारी खाम ख्याली कि मैं वहाँ जाऊंगी। जवाबन वो भी डरने की बजाय इतनी मजबूती से बोली थी। वो सर हिलाकर इसके पास बैठ गया। मारूख अवैस आलम शाह, शायद तुम ये अभी तक जानती नहीं हो कि ये सैयद अवैस आलम शाह जो कहता है वो कर भी गुजरता है। अभी तुमने सिर्फ मेरी नरमी देखी है। जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो भी इतने गुस्से से बोली जितना गुस्सा अवैस आलम शाह के सर पर सवार था। ये जो जुबान है ना, इसे संभाल के रखो, बहुत चलने लगी है। और तुम नहीं जानती कि अवैस आलम को इसके काटने का कोई खास अफसोस ना होगा। इसके मुंह को झटका देकर इसने छोड़ दिया। वो बहते आंसुओं से इसे गुस्से से देखती इसके पास से उठकर सामने पड़े सोफे पर जा बैठी। कुछ लम्हों के लिए कमरे में खामोशी फैल गई। शायद वो गुस्सा कंट्रोल करने में लगा हुआ था और वो अपने आंसू रोकने में। अगली सुबह वो गांव जाने के लिए रवाना हो गया। रात वो बार बार पछताई कि इसे कल क्यों रोका इसने। इसलिए जब आज वो गांव जा रहा था तो इसके पास भी ना भटकी। वो खुद ही इससे मिल गया था। वो टीवी देख रही थी, सुमेरा की कॉल आ गई तो एकदम से हशाश पिशाच होगी। सुमेरा से बात करने के बाद इसने महविश को फ़ोन किया। महविश से बात करते करते भी आधा घंटा लग गया। जब फ़ोन बंद करके पलटी तो घंटी अपने पाटदार आवाज़ से फिर से चीख उठी। किससे बात कर रही थी जो नंबर मुसलसल बिजी जा रहा है? दूसरी तरफ फले ने इस्लाम दुआ देने की बजाय इस पर चढ़ाई कर दी। सॉरी, मैं गैर महजब लोगों से बात नहीं करती। दूसरी तरफ से इसका कहका छूट गया, अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर बाद इसकी संजीदा सी आवाज़ आई, लेकिन वो जानती थी कि वो इधर हंस रहा होगा। वालेकुम अस्सलाम। फ़ोन क्यों किया? घबराओ नहीं, फ़ोन के जरिए तुम्हें हवेली तो खींचने से रहा। जो बात है कहो वरना मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। इसने इसकी फजूल गुफ्तगू सुनने के लिए फ़ोन अटेंड नहीं किया था, इसलिए फ़ौरन तब गई। ओ यार, तमीज़ से बोला करो, कितनी बार कहा है तुम्हें कि तुम की बजाय आप कहा करो। शोहर का इतना तो अदब एहतराम करना ही चाहिए तुम्हें। सैयद अवैस आलम शाह, मैं इनका अदब एहतराम करती हूँ जो वाकई अदब एहतराम के काबिल हो, और अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं तुम्हारा अदब करूँ। इसने तनक कर जवाब दिया। क्या मिर्चें चबा रखी हैं? दूसरी तरफ से इसने बड़ी तशवीश से पूछा। वो सर छटक कर रह गई। दूसरी तरफ से किसी नस्वानी आवाज़ ने इसे चौंका दिया। सुनो, पुप्पो तुमसे बात करना चाहती हैं। अवैस आलम ने कहते किसी औरत के माउथ पीस पकड़ा दिया। इधर से जैसे ही हेलो कहा कि इसने फ़ोन बंद कर दिया। वो ना सिर्फ फ़ोन बंद कर दिया बल्कि फ़ोन का तार निकाल कर बाहर रख दिया। कल रात तुमने फ़ोन क्यों बंद किया? अगले दिन वो इसके सर पर पहुंचा हुआ था, तब वो किचन में लगी हुई थी। वजह तुम जानते हो। इसने इसे देखे बगैर जवाब दिया। फ़ोन पे कोई और नहीं, फुप्पो थी। मैं ना तो तुम्हारी इन फुप्पो को जानती हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ। वो इसकी तरफ देखकर बोली। वो सिर्फ मेरी फुप्पो नहीं, तुम्हारी भी कुछ लगती हैं। अगर अपने हवाले से कह रहे हो तो ज़बरदस्ती के हवाले से बना के रिश्ता मैं मान लेती हूँ, और अगर कोई और हवाला देना चाहते हो तो तुम जानते हो मैंने कभी सैयद इब्राहिम शाह को बाप नहीं माना, तो इनकी बहन को क्या मानूंगी? इसने बिना कोई लगी लपटी रखे कहा, जिस पर वो तब कर रह गया। तुम्हारे इनकार करने से रिश्ते ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे? जब मेरे पास कोई रिश्ता है ही नहीं तो मैं इस कैसे से ख़त्म करूँगी? वो बर्नर बंद करके पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। बहरहाल पप्पा बहुत खुश थी कि तुमसे बात करेंगी। तुम्हें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम नहीं जानती वो कल शाम से कितनी खुश थी कि रात तुम इनसे बात वो खुश थी, मैं नहीं। अगर तुम इनकी खुशी का ख्याल करो तो तुम्हें मेरी खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए, और मेरी ख्वाहिश इसी में है कि मैं हवेली के किसी भी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, तो तुम मुझे मजबूर मत करो। इसने तर्शी से बात काटी कि तो क्या फुप्पो ने तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामू को मरवाया जो तुम इस तरह इनसे बदसन हो रही हो? इसे वाकई इसका गुस्ताख लहजा पसंद है। हो सकता है, वैसे भी वहाँ की औरतें भी तो अपने मर्दों से कम ना होंगी। तुम्हारी फुप्पो भी तो किसी को मरवा सकती हैं। और हो सकता है मेरे मामू को भी इन्होंने चिटाख थर्ड पेज पे इसे थप्पड़ पड़ा था। वो पूरी की पूरी घूमी थी और फिर नीचे गिर गई। वो भूल गई कि वो क्या बात करने लगी थी। तुम्हें ढील देकर मैंने बहुत गलत किया। पहले दिन ही तुम्हें लगाम डाल देता तो अच्छा था। वो फनकारता हुआ वहाँ से बाहर निकल के पीछे वो हैरत से देखती रह गई। बाहर गाड़ी चलने की आवाज़ आई तो वो तड़प तड़प कर रो पड़ी और इसी वक्त गाँव चला गया था। लेकिन वो नहीं जानती थी। बस बेटा जिदो, जब फीमेल की आवाज़ चलती है तो फिर मेरे लिए हाथ चल दिया। कुछ होते हैं कम ज़रफ़ चवल किस्म के लोग जिनके ज़ुबान के अलावा भी हाथ चल जाते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक तो जो ये तो चलो यहाँ पे तो गलती थी ना मारूख की, तो उन्हें मार दिया, लेकिन मारना इसको भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे नज़दीक जो औरत पे हाथ उठा के अपने आप को मर्द कहलाते हैं वो मर्द कहलाने के काबिल नहीं होते। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन भी रिंगते रिंगते अपनी मंजिल को जा पहुंचा। लेकिन जब चौथा दिन भी आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा तो इसके दिल में पहली बार सैयद अवैस आलम शाह के हवाले से तशवीश जागी। वो नहीं जानती थी लेकिन वो इसके लिए फ़िक्रमंद हो गई थी। इसका दिल अजीब वसवसों में घिरने लगा। इसका बार बार जी चाहा कि वो इसका नंबर मिला ले, इससे बात करके इसकी खैरियत दरियाफ्त कर ले, लेकिन चाहते वक्त इसने इसके साथ जो सलूक किया था वो इसे नहीं भूल पा रही थी। वो अपने बड़ों और अपने ख़ानदान की तरह इस पर अपनी मर्दानगी जाहिर कर गया था। इसे दिखा गया था कि वो हवेली का सपूत है, इसलिए बार बार जी चाहते हुए भी वो चुप सादगी, लेकिन चाहते हुए भी वो अपनी परेशानी छुपा ना पा रही थी। रात को न जाने कितनी बार इसने फ़ोन उठाया फिर रख दिया। इसी बेचैनी में रात के 10 बज के और वो बिस्तर पर आ गई, लेकिन बिस्तर पर भी जैसे कांटे उग गए थे। इसने सोने की लाख कोशिश की मगर नाकाम रही।
एक डेढ़ घंटा वो इसी तरह पड़ी रही और नींद के इसके पास भटकी भी नहीं। वो ज़बरदस्ती नींद लाने की कोशिश कर रही थी और इसी ज़बरदस्ती में वो सो भी जाती जो अगर फ़ोन की घंटी न बजने लगती। इसने लपक कर फ़ोन उठाया, जैसे से यकीन हो कि फ़ोन पर वही होगा। दरवाज़ा खोला, मैं बाहर खड़ा हूँ। इसके कानों में इसकी सिर्फ इतनी ही आवाज़ टकराई थी और वो नंगे पाँव बाहर भागी। वो गाड़ी अंदर लाकर न जाने के 2 मिनट तक गाड़ी में बैठा रहा, ना चाहते हुए भी वो इसे नज़रअंदाज करती अपने कमरे में चली गई। ठीक 1 मिनट बाद कमरे में इसकी आमद हुई और इसकी आमद कैसे हुई वो नहीं जानती थी। वो अंदर आकर भी दरवाजे के साथ लगकर खड़ा रहा और इसके दिल धड़कता रहा कि वो बोल क्यों नहीं रहा। वो खुद दूसरी तरफ से मुँह करके बैठी रही, इसके चाहकर भी इसे देख ना सकी। फिर इसे इसके कदमों की आवाज़ आई, करीब, बिल्कुल अपने करीब। फिर इसके पास बैठ गया, तब भी इसने इसे मुड़कर ना देखा। मारूख। चंद लम्हों बाद कमरे में इसकी आवाज़ गूंजी और साथ ही इसका हाथ भी पकड़ लिया। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्यों और कैसे हुआ। कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि अवैस आलम शाह कभी किसी बेवकूफ़ी में पड़ेगा, लेकिन यही सोच मुझे ले डूबी और मुझसे बेवकूफ़ी सर दर्द होने लगी। वो हौले हौले इसके हाथ पर हाथ फेरने लगा। मारूख को इसका लहजा वो थका थका और शिकस्ता लगा। चाह, मोहब्बत और इश्क, ये चीज़ें मुझे बहुत फजूल लगती थी, इतनी फजूल कि मैं इनमें डूब के रोने वालों को पागल समझता था। लेकिन अब मुझे पता चला कि मोहब्बत करने वाले खुद पागल नहीं होते, बल्कि मोहब्बत इन्हें पागल बना देती है। न जाने वो क्या कहने के लिए इतनी लंबी तमहीद बांध रहा था, वो उलझ कर रह गई। मारूख, इसने एकदम से इसका हाथ छोड़कर इसका चेहरा थाम लिया और जब इसने इसकी तरफ निगाह की तो इसका दिल धड़क कर रह गया। मुझे देखो, क्या मैं पागल नहीं लग रहा तुम्हें? देखो क्या सैयद अवैस आलम शाह तुम्हें पागल नहीं लग रहा? इसकी आंखों में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? मारूख, सैयद अवैस आलम शाह की आंखों में गौर से देखो, देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है इसकी आंखों में। वो इसका चेहरा उठाए कह रहा था और वो इसकी आंखों में देखने से कतरा रही थी। इसकी सुर्ख आंखों की मोहब्बत, बेचैनी, बेताबी और इस्तराब इससे कुछ भी छुपा न रह सका। इसने दूसरे पल अपनी आंखें झुका ली। बोलो मारूख, तुम्हें सैयद अवैस आलम शाह की आंखों में क्या नजर है? बोलो, इसे बताओ इन आंखों में क्या है? वो इसे एक बार फिर नज़र उठाने पर मजबूर कर रहा था। वो अजब सी कैफियत में घिरी इससे अपना चेहरा छुड़ाकर उठने लगी तो इसने दोबारा इसे पकड़ लिया। मारूख, इन आंखों में छुपे सवालात का जवाब दो। सैयद अवैस आलम शाह को इन आंखों के बारे में बताओ। इसे करार चाहिए, इसे करार दो। वो इसे अजीब दीवानावार नज़रों से देखते इसे झंझोड़ा था। प्लीज़, मैं नहीं जानती, मुझे छोड़ो तुम। इससे अपने आप फिर से छुड़ाने लगी, लेकिन वो सैयद अवैस आलम शाह के पंजे में थी। कैसे अपने आप को छुड़ा पाती? नहीं बताओगी तो ठीक है, मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। सैयद अवैस आलम शाह को मोहब्बत हो गई। आज वो किसी के सामने झुक गया है। वो इसके करीब नहीं होना चाहती थी, लेकिन इसने खींचकर इसे अपने साथ लगा लिया था। दूसरों को हराने वाला आज खुद हार गया, एक कमज़ोर बुज़दिल मारूख शाह से। वो अपनी बीवी से हार गया। मारूख, आज पहली बार वो हार गया। खुद को नाकाबिल तस्कीर समझने वाला अपनी बीवी के हाथों तस्कीर हो गया। वो इसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां चलाने लगा। मारूख को इसका बहका बहका लहजा बहुत कुछ समझा रहा था। वो समझ सकती थी कि इसके लहजे में नमी के साथ सच्चाई भी थी और वो सच्चाई को मानना नहीं चाहती थी। मारूख, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू मारूख। सैयद अवैस आलम शाह को तुमसे मोहब्बत हो गई। इसने जैसे टूट कर इतराफ़ किया और अपने गर्म सुलगते होंठ इसकी। वो सारा दिन अंदर पड़ा रहा और वो बाहर बैठी रही। वैसा सा इससे इसका वजूद मांग रहा था। वो नहीं जानती थी कि अंदर वो किस हाल में पड़ा। अपना काम करती रही। रात खाने के वक्त वो खुद उठकर बाहर निकला। लिबास वो बदल चुका था, वो कदरे बेहतर लग रहा था, लेकिन इसकी सुर्ख और सूजी आंखें अपने अंदर बहुत कुछ। हाँ हाँ यार, फ्लो टूट जाता मेरा जब ये ऊपर थले होता। चबल जी अपने अंदर बहुत से सवाल जवाब लिए मारूख के सामने थी, जिन्हें वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती रही और इसका ये नज़रअंदाज करना अगले 2 दिनों तक जारी रहा। वो खामोश नज़रों से देखता रहा, बिना कुछ कहे, बिना इससे बात किए, बस खामोशी से अपनी निगाहों का पैगाम इस तक पहुंचाता रहा। लेकिन वह सपाट चेहरा लिए मुसलसल इसकी पैगाम देती, नज़रों को छुटलाती रही, मुसलसल इसकी बेकरारी से इनकारी रही। ना इसको देखती और ना इससे बात करती। वो सारा दिन घर पे रहता और वो इसके पास भटकना भी जैसे गुनाह समझने लगी। इस तरह मेरी मोहब्बत को छुटला के क्या मिल जाएगा तुम्हें? इस रात इसने से झंझोड़ कर पूछा। मैं ना तो तुमसे मोहब्बत चाहती हूँ और ना खुद तुमसे करना चाहती हूँ। इसके मुंह से आग में बुझे अल्फाज निकले। ना करो मुझसे मोहब्बत, लेकिन मेरे खलूस और मेरी मोहब्बत को मानो तो सही। किस बर्ते पे मानूं? क्या मैं तुम लोगों को नहीं जानती? क्या मैं तुम लोगों से वाकिफ नहीं कि आज एक के हो और कल दूसरी के हो जाओगे? सैयद अवैस आलम शाह ऐसा नहीं है। इसने अपनी बात पर जोर देकर जैसे से यकीन दिलाना चाहा। तुम्हारी फैमिली का हर मर्द शायद ऐसा ही कहता है। वो गहरे तन से बोली। तुमने कहाँ देख ली हमारी फैमिली के मर्द? वो जैसे गहरे दुख से बोला और वो कुछ भी कहे बगैर करवट बदल गई। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत झूठ लगती है? इसने दोबारा से इसका कंधा पकड़कर इसे सीधा किया। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत तो एक तरफ, तुम और तुम्हारी बातें भी झूठी हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी सरशत में मोहब्बत करना है ही नहीं। तुम लोगों का शिकार करना आता है। तुम तो ये भी भूल जाते हो कि कल तुमने कोई शिकार किया था। वो चिल्लाकर बोली और इसके अंदर को छेद गई थी। इतने गलत इल्ज़ाम मत लगाओ। ये इल्ज़ाम नहीं, सच है। ये मोहब्बत के निकाब चेहरे पर चढ़ाकर तुम लोग अपनी असलियत नहीं छुपा सकते। तुम्हारे अंदर तक को जानती हूँ मैं, और फिर भी मेरी मोहब्बत से इनकारी हो। उसने जैसे इसकी बात पकड़ी। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये झूठ है, धोखा, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। वो बेबस हो गया और बेचारगी से देखने लगा।
वो कहता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, टूट कर मुझे चाहता है, लेकिन सुमेरा वो अच्छा शख्स नहीं है, इसका ताल्लुक अच्छे ख़ानदान से नहीं है, वो झूठ बोलता है, मुझे मेरे रास्ते से भटकाना चाहता है, मुझे अपनी मोहब्बत में फंसा कर मुझे मेरी माँ की तरह मार देना चाहता है। मैं क्या करूँ सुमेरा, वो झूठ बोलता है, मुझे हराना चाहता है और मैं हार रही हूँ, लम्हा ब लम्हा इससे हार रही हूँ। वो सुमेरा के सामने बैठी तड़प तड़प कर रो रही थी और सुमेरा अफसोस से देख रही थी। कितना गलत सोचती तुम मारूख, तुम्हें तो लोगों को पढ़ने का तजर्बा भी नहीं है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हमारा तो कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, फिर भी मुझ पर तुम्हें एतबार करी, और वो जो तुम्हारा अपना है वो बेतबार है, इसकी मोहब्बत को चुटला रही हो। तुमने तो सिर्फ 19 साल पहले की बातें सुनी है, क्या हकीकत तुमने देखी है? तब क्या और क्यों हुआ, ये बात तुमने कभी जानने की कोशिश की है? सुमेरा इसकी बेअकल को समझाने की एक सही की थी। इन्होंने मेरी माँ और मेरे मामू को बेगुनाह और बेकसूर मारा है। इसने वही बात की जो पिछले 19 सालों से इसके अंदर थी। तो क्या अवैस आलम ने मारा है इन्हें? तब तो वो भी तुम्हारे जैसा ही होगा। अगर तुम 1 साल की थी तो वो 6-7 साल का था। क्या तब वो बेचारा मासूम जानता था कि जिसे मारा जा रहा है, जिसे मारा जा चुका है, वो कौन है और इसे क्यों मारा जा रहा है? तब तुम नहीं जानती थी कि तो वो क्या जानता होगा? सुमेरा ने जैसे अपना माथा पीट डाला। इसके बड़ों, इसमें इसका क्या कसूर? अगर वो इसके बड़े तो तुम्हारे भी थे। तुम पागल हो, नीरी पागल। कल के 19 साल कहाँ और आज का दिन कहाँ? इन 19 सालों में तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे वो बड़े जिंदा भी हैं या मर चुके हैं? सुमेरा ने गुस्से से डांट दिया। मारूख प्लीज सुधर जाओ। खुशबख्ती बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। अभी भी संभल जाओ, इसकी मोहब्बत को मान लो वरना बाद में पछताओगी। कैसे इसकी मोहब्बत को मान लूँ? आया मुझे मनाने, खुद भी नाराज होकर वहाँ बैठ गया। जानबूझ के इसने ऐसा किया मुझे कमज़ोर करने के लिए। इसने रोते हुए तेरी से कहा और सुमेरा ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। तो मानती है उसकी मोहब्बत को? ना मानूँ तो क्या करूँ? वो एक बार फिर रोने लगी और सुमेरा के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। तेरे इदा ही होना सी, मुंडे नूं परेशान करके भेज दिता 19 साल पीछे दी खातर। भाई जीप का हॉर्न बचा तो इसका दिल धड़क उठा। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठती, किसी ने बेल पर अपनी उंगली रख दी। जैसे जैसे बेल बज रही थी इसका दिल भी वैसे धड़क रहा था। इसके आपो आप कदम गेट की तरफ बढ़ने लगे और वो फिर गेट के पास जाकर रुक गई और दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करने लगी। बेल एक बार फिर बजी। इसने धड़कते दिल को संभालते हुए दरवाज़ा खोल दिया और इसका दिल थक से रह गया। अस्सलाम वालेकुम बीबी, मुझे शाह साहब ने भेजा है। इसके सामने मुअद्दब अंदाज में खड़ा सैयद अवैस आलम शाह नहीं बल्कि इसका खास साथी मिठल खान था। मुझे अंदर से कुछ कागजात लेने, अगर इजाज़त हो तो। वैसे सवाल नज़र से देखता इजाज़त चाह रहा था। इसने सूखे लबों पर जुबान फेरते हुए सर हिला दिया और वो अंदर चला गया। वो वहीं दरवाजे के साथ लगकर खड़ी रही। वो चंद ही मिनटों बाद हाथ में फाइल पकड़े बाहर आ गया। ठहरो। वो बाहर जाने लगा तो पीछे से इसने इसे पुकार लिया। वो रुककर पीछे देखने लगा। वो मेरा मतलब है शाह साहब खुद क्यों नहीं आए? न जाने किस तरह इसने अपनी बात मुकम्मल की। वो इन दिनों कुछ मसरूफ़ है। मिठल खान ने सर झुका कर जवाब दिया। मेरे लिए इन्होंने कोई पैगाम नहीं दिया? जी नहीं। हाँ हाँ, वो आपको सलाम कह रहे थे। वो देख सकती थी। वो पहले हैरानगी से उसे देखने लगा और फिर कुछ और कहते कहते कुछ और कह गया। इसके अलावा वो इसके मुंह से कुछ और भी सुनना चाहती थी। इसके अलावा तो वो इनकार करने वाला था जब इसने तेजी से इसकी बात काट दी। सुनो जी। वो सर उठाकर इसे देखने लगा। वो कहाँ मसरूफ़ है? कहीं इन्होंने गांव में कोई शादी तो नहीं कर रखी? कैसी बातें करती हैं आप शाह साहब, और दूसरी शादी? ये बहुत नामुमकिन से बात है। इन्होंने तो आपसे शादी किसी के मजबूर करने पे की थी। मिठल खान की जुबान तेजी से चली। किसके मजबूर करने पर? वो ठिठक कर इसे पूछने लगा। वो ये बात आप शाह साहब से खुद पूछ लीजिएगा। मैं चलता हूँ। फिर वो रुका नहीं, दौड़ने के से अंदाज में बाहर निकला, लेकिन वो इसे फिर पुकार उठी। मजबूरन इसे रुकना पड़ा। शाह साहब को कहना इसकी इनकी बीवी इनको बुला रही है। इसने ज़रा ऊंची आवाज़ में अपना पैगाम दिया। वो सर हिलाता वो भाग कर गाड़ी में बैठ गया। इसने पैगाम दे दिया था लेकिन वो नहीं आया। वो इसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन दिन ब दिन गुजरते जा रहे थे और शायद वो गांव बैठा इसे बुलाने की कोशिश कर रहा था। इस दिन वो अपनी माँ, मामू और नानू से मिलने चली गई। वो माँ की कब्र पर सर रख कर रो रही थी। जब इसके कंधे पर कोई भारी हाथ आन ठहरा, वो रोते हुए सर उठाकर पीछे देखने लगी। वो इसका हाथ कंधा हौले से दबाता इसके पास बैठकर दुआ मांगने लगा। और वो जो कुछ देर कबल हौले हौले रो रही थी, अब बहुत शिद्दत से रोने लगी। वो इसका इतनी शिद्दत से रोना महसूस करके, कैसी हो? कुछ देर बाद वैसे गाड़ी में बिठाकर पूछने लगा, आ गई मेरी याद? इसने आंखें रगड़ते हुए इसका सवाल नज़रअंदाज कर दिया। तुम भूली कब हो जो तुम्हें याद करता है? इसने गाड़ी स्टार्ट करी। तो कहाँ गायब हो गए थे तुम? मैं गायब होकर अपना आप ढूंढ रहा था। इसने बेचैनी से अपनी ठोड़ी मसली। अभी तुम्हारे सर से ये मोहब्बत का भूत उतरा नहीं? वो बाहर देखते हुए पूछने लगी। मोहब्बत का नशा उतरने वाला नहीं होता। वो इसकी तरफ देख नहीं रहा था जबकि वो कनखियों से देखने लगी। इसने आंखें मूंद ली। बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, बहुत चाह तुमसे अब मोहब्बत ना करूं, तुम्हारे पास ना हूं, लेकिन क्या करूं, ये दिल नहीं मानता। बहुत ज़िद्दी है ये दिल भी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कुछ देर बाद वो बेबसी से बोला, बहुत मचलता है हर वक्त तुम्हारी राह में आने के लिए, हमकता रहता है। बहुत चाह इसे मना लूँ, तुम्हारी राह से हटा लूँ, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने का इस पर कोई असर होता ही नहीं है। ये भी तुम्हारी तरह मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। वो इस तरारी हालत में अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा और वो दांतों पर दांत जमाए बैठी आंखें मूंदे पड़ी रही। इस पर वो एक नज़र डालकर सामने देखते हुए ड्राइविंग करने लगा। देख भी न सका कि इसकी पलकों के पीछे कितना पानी खड़ा है।
शामें अब ढलती नहीं, आंचल जो तेरा सिमट जाए, ख्वाब हमेशा यहाँ रहे, दूरी रहे ना हो फासले। गाड़ी में एकदम से पुरसोज आवाज़ गूंजने लगी। इसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो आंखें खोलकर इसे देखने लगी। जागे हैं सोए नहीं, ऐसी है ये मेरी बेचैनी। दिल भी वही, रातें भी वही, सांसों में है सांसें नहीं। बहुत बहुत खामोशी से आंखों के पीछे छुपा पानी गालों पर बह निकला था। अब अगर तुम मिले तो इतना यकीन है, हंस देंगे अब तो रोना नहीं। आलम, इसकी भीगी आवाज़ गाड़ी में गूंजी। वो इसे देखने लगा। मुझे इन रास्तों पर ले चलो जिन पर मुझे ले जाना चाहते हो, मुझे अनजान रास्तों पर ले चलो। इसने अपने अंदर के दर्द एकदम से बाहर निकाला। क्या? सैयद अवैस आलम शाह का पाँव एकदम से ब्रेक पर पड़ा। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ जहाँ चाहो ले जाओ। इसने बहुत कोशिश की वो ना रोए, लेकिन वो इसकी कोशिश में कामयाब हो ही ना सकी। और फिर इसके कंधे पर सर रख के जैसे अपना आप को खो बैठी। वो एक हाथ से ड्राइविंग करता, दूसरे से इसे समेटे। जब गांव की हदूद में दाखिल हुआ तो ठंडी मस्त हवाओं ने इसका इस्तकबाल किया। शाम बस होने ही वाली थी। सूरज अपनी मंजिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रवा था। गांव आ गया। इसकी आवाज़ पर वह इसके कंधे पर से सर उठाकर बाहर देखने लगी। खुनक हवा चारों तरफ फैले सबसे में सरसराती फिर रही थी और सबसे की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। इसने जिस तरफ भी निगाह की, इसे हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आया। इनकी गाड़ी पक्की सड़क पर दौड़ रही थी और जैसे जैसे सड़क क्रॉस होती जा रही थी, इसके दिल की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। ये लड़कियों का डिग्री कॉलेज है। इनकी गाड़ी एक ऊंची और बड़ी सी इमारत के पास से गुजर रही थी जब सैयद अवैस आलम शाह ने इसे बताया। वो गौर से इमारत को देखने लगी। जब गाड़ी और आगे बढ़ी तो मेन गेट के साथ नेम प्लेट पर लिखा सैयद अवैस आलम शाह बड़े बड़े सियाह लफ्ज़ों में जगमगा रहा था। वो गर्दन मोड़कर इसे देखने लगी। वो सामने देख रहा था। वो कुछ भी कहे बगैर खामोश हो के आगे चलकर इसे एक और खूबसूरत इमारत नजर आई। ये कॉलेज लड़कों के लिए। इसने इस इमारत की भी नेम प्लेट पर सैयद अवैस आलम शाह का नाम पड़ा। अभी एक और लड़के लड़कियों का मुश्तरका कॉलेज ज़ेरे तलीम में। पहले यहाँ के लोग लड़के लड़कियों का इकट्ठा पढ़ना मायूब समझते थे, लेकिन अब इनके जहन खुल गए। वो तलीम की अहमियत को जान गए। इसलिए हमने मुश्तरका कॉलेज का मंसूबा बनाया और अब ये मंसूबा पाए तकमील को पहुँचने वाला है। मुझे तफसील बताने लगा और वो हैरत से सर हिलाती सैयद सादों के जहनों के बारे में सोच रही थी। गाड़ी एक सड़क क्रॉस करके दूसरी सड़क चल चुकी थी और फिर सड़क के दरमियान इस पर एक और इंकशाफ हुआ। ये सामने वाली बिल्डिंग राबिया शाह हॉस्पिटल है। इसे उंगली के इशारे से एक बुलंद बाला इमारत दिखा रहा था। तुमने बनवाया? वो गर्दन मोड़कर इससे पूछने लगी। नहीं, हम सब ने मिलकर, मतलब हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर बनवाया। राबिया शाह कौन है? हमारी फुप्पो। और वो हैरत से गुम रह गई कि इन हाकमों सरदारों ने कैसे एक औरत के नाम पर अस्पताल तमीर करवा दिया। हालांकि जैसे नैरो माइंडेड लोगों ने तो बाहर अपनी औरत का नाम तक नहीं लेते। कजा की एक औरत के नाम पर इतना बड़ा अस्पताल, ये बात इसे हजम ना हुई थी। वो मर चुकी है? इतने बात खत्म करने की खातिर अपना अगला सवाल किया। नहीं, जिंदा है। वो उलझन भरी नज़रों से देखने लगी, लेकिन इस वक्त इसकी नज़रों का जाविया बदल के जब गाड़ी एक झटके से एक आलीशान हवेली के सामने जा रही। आगे घर, इसने मुस्कुरा कर कहा तो वो इसका दिल धड़कना भूल गया। चलो उतरो। वो खुद नीचे उतर के जबकि वो अपनी तरफ का दरवाज़ा भी ना खोल ना सकी। उतरो ना। इसे इस तरह अपनी जगह पर बैठे देखा तो वो फिर से बोला और फिर खुद इसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन वो फिर भी नीचे न उतरी तो वो हैरान नज़रों से देखने लगा। आलम, तुम्हारे बड़ों ने मुझे अगर कुछ कहा तो? इसके अंदर छुपे अंदेशे इसकी ज़ुबान पर आ गए। वो इसके खौफ को समझ भी गया। किस में इतनी जुर्रत है कि सैयद अवैस आलम शाह के होते हुए कोई तुम्हें कुछ कहे? वो इसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला। अगर फिर भी इन्होंने कुछ कहा तो तुम मुझे आज ही वापस लेकर जाओगे ना? वो गाड़ी से उतरते हुए उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। तुम पे सैयद अवैस आलम शाह की जान भी कुर्बान। इसे लगा वो अपनी मुस्कुराहट होंठों में छुपा के इसे तसल्ली दे रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कहती वो आगे चल पड़ा। इससे भी इसके पीछे कदम बढ़ाने पड़े। इसने पलट कर इसे देखा और फिर हाथ बढ़ाकर सामने वाला गेट खोल दिया। इसने धड़कते दिल के साथ आसमान को देखा और फिर निगाहें झुका ली। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो इसे लिखा वो किसी हवेली में नहीं, किसी महल में आ गई है। सामने सफ़ेद मार्बल की लंबी सड़क बनी थी। इसके दाएं बाएं सुर्ख सफ़ेद फूलों के गमले रखे थे। दाएं तरफ 3 फव्वारे लगे थे जिनका साफ शफाफ पानी हल्के आसमानी रंग के तालाब में गिर रहा था। सूरज गरूब हो चुका था, लेकिन फिर भी वो देख सकती थी तालाब के पानी में तैरती सफ़ेद सफ़ेद बतखें कितनी प्यारी लग रही थी। घर के हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। दाएं तरफ हर रंग का फूल खिला नज़र आ रहा था और बाएं तरफ बेशकीमत चीज़ें नस्ब की गई थी। वो इसे अंदर ले गया। अस्सलाम वालेकुम। इसने अंदर घुसते ही ऊंची आवाज़ में सलाम किया और मारूख ने देखा 13-14 अफराद यकदम पीछे गड़ने करके देखने लगे। मारूख न जाने पहले किसकी आवाज़ निकली और फिर सब भी तेज़ी से उठे। वो हैरानगी से सबसे मिलने लगी, लेकिन इस वक्त इसकी हैरानगी दुगनी हो गई जब इसने देखा कि कोई इससे मिलकर हंस रहा था और कोई रो रहा था। ये तो बिल्कुल इब्राहिम शाह की कॉपी है। एक बड़ी उम्र की औरत ने इसकी गालों को चूमते हुए साख्ता कहा और वो अवैस आलम को देखने लगी, जबकि बाकी सब औरतें जाने इसे क्या क्या कह रही थी और वो लड़कियां न जाने इसे क्या पूछ रही थी। इसे इसके सिर्फ होंठ हिलते नजर आ रहे थे। सुनाई और बुझाई कुछ ना दे रहा था।
दिल में धड़ धड़ ने शोर मचा रखा था, तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, हाथों की उंगलियां मरोड़ती वो मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज और बौखलाई बौखलाई सी लग रही थी। यकीन नहीं था कि अवैस तुम्हें ढूंढ लेगा। हमने बहुत मन्नतें और मुरादें मांगी थी कि तुम इससे मिल जाओ। बहुत दुआएं की तुम्हारे मिलने की, और देखो हमारी दुआएं रायगा नहीं गई। आज तुम सामने तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। राबिया कहती थी कि तुम ज़रूर मिलोगी, लेकिन हमें यकीन ना था। एक औरत इसे अपने बाजू के घेरे में लिए कह रही थी, और वो सब कुछ सुने बगैर परेशान नजरों से सामने वाले दरवाजे की तरफ देख रही थी। देखना, जब कल राबिया तुम्हें देखेगी तो खुशी से बेहोश ही हो जाएगी। वो दूसरे गाँव शादी में गई हुई है। मैं पप्पा को फ़ोन करूँ? एक लड़की जल्दी से उठी, लेकिन दूसरी ने इसे खींच के वापस बिठा लिया। लाला ने पप्पा को सरप्राइज देना, बैठो आराम से यहीं। वो नहीं जानती कि राबी पप्पा कौन है और इससे मिलने की इतनी ख्वाहिशमंद क्यों है, लेकिन वो ये जान गई थी कि यहाँ हर कोई इनका नाम बहुत मोहब्बत और अकीदत से ले रहा था। सैयद अवैस आलम शाह भी तो इन्हीं का जिक्र करता रहा था। शाह साहब आ रहे हैं, किसी मुलाजमत ने अंदर झांक कर कहा, तो बेख्तियार और वहाँ बैठी लड़कियों ने अपने सरों पर दुपट्टे ठीक किए, जबकि इसका दिल किसी ने रबड़ की तरह खींच के रख दिया। न जाने ये शाह साहब कौन होंगे, सैयद इस्माइल शाह, अहमद अली शाह, या फिर इसका बाप इब्राहिम अली शाह। सोच के इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो नहीं जानती थी कि वो पसीना पसीना हो चुकी है। देखने वाला साफ देख सकता था कि इसका पूरा जिस्म पसीने में डूब चुका था। इसका सांस तेज तेज चलने लगा, आंखों के गिर्द अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। अवैस आलम रोज कहता कि तुम हमें अपनी माँ और अपने मामू का कातिल समझती हो। हमने कहा था वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता दे, अपने बारे में तुम्हें एतमाद में ले ले, लेकिन वो कहता है कि मैं इसे यहाँ लेकर आऊँगा तो आप इसे सब कुछ बता दीजिएगा कि तुम्हारे मामू राबिया की वजह से कत्ल हुए थे, और तुम्हारी माँ को भी तलाक राबिया की वजह से हुई। इसने झटके से सर उठाकर कहने वाली को देखा, लेकिन वो कुछ देख न सके। इसकी आंखों में पहले से शाह साहब की आमद का सुनकर अंधेरा छा रहा था, और अब जब सर पर एक और धमाका हुआ तो वो अपने हवास पर करार न रख सकी। इसका दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। लाला, किसी ने आवाज़ दी। शाह साहब। मुलाजमा बाहर भागी। मारूफ, कोई चीखा, वो बेहोश हो गई। अवैस, अवैस। जब इसे होश आया तो सबसे पहले इसके गिर्द एक ही आवाज़ गूंजी कि इसके मामू का कत्ल राबे शाह की वजह से किया गया था, और इसकी माँ को तलाक भी राबे शाह की वजह से हुई थी। होश में आके वो 2 मिनट तक यूं ही पड़ी रही, कुछ याद करने की कोशिश करती रही, और फिर जब इस औरत की आखिरी बात याद आई तो झटके से उठी और कुछ भी सोचे बगैर समझे बगैर अवैस आलम को आवाज़ें देने लगी। वो इसके सराहने बैठा हुआ था, और अब शायद इसकी आंख लग गई थी, लेकिन इसकी आवाज़ कान में पड़ती बौखला कर उठ गया। क्या हुआ मारूफ? अवैस, अवैस, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। वो इसके हाथ मजबूती से थामते हुए कहने लगी। क्या क्या हुआ मारूफ? मारूफ मेरी जान, अवैस प्लीज़ मुझे वापस ले चलो, ये मार देंगे मुझे। अवैस, इसकी आंखों से पानी बहने लगा। होश करो मारूफ, कौन कहेगा तुम्हें कुछ? वैसे कंधों से थाम कर बोला। मारूफ, मारूफ, मैं हूँ ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अपने आप को संभालो। वो इसे कंधों से थामे इसकी आंखों में देखता इसे हौसला दे रहा था। तुम डर किससे रही हो? तुम्हारे दादा अब्बू या फिर इब्राहिम शाह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो मार देंगे मुझे। वो रोते हुए मुसलसल इसे उठने पर मजबूर कर रही थी। जिनसे तुम डरी हो मारूफ, वो इस दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं वो सब, तुम्हारे मामू को मारने वाले भी और तुम्हारी अम्मा को भी। वो जिसका बाजू तो बचे रोते हुए इसे उठने पर मजबूर करी थी, एकदम इसके हाथ इसके बाजू पे ढीले पड़ गए। हाँ मारूफ, वो सब मर चुके हैं, यहाँ बड़ा मैं हूँ और मेरे और तुम्हारे छोटे भाई। अवैस, अवैस, वो हाँ मारूफ, वो हाकिम थे, जाबिर थे, जालिम थे, अपने से कमतर लोगों को जूते की नोक पर रखते थे, लेकिन मारूफ अल्लाह को इनका ये गुरूर पसंद ना आया। एक दूसरे के हाथों अपनी अपनी जानें गंवा बैठे, खुद को इस दुनिया का हाकिम समझते थे, लेकिन हकीकी हाकिम ने इनके अंजाम से हमकिनार कर दिया। इसके हाथ भी अभी भी इसके कंधों पर थे, जिसमें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, एतमार और एतबात का एहसास था। इस दुनिया में इन्होंने सिर्फ तुम्हारे मामू को नहीं मारा, न जाने कितने बाप बेटे भाई इनकी भेंट चढ़ गए। तुम्हारे मामू को तो इन्होंने अपनी गैरत की वजह से मारा, लेकिन औरों ने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया था, इनका तो इतना भी कसूर ना था, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे गए, वो भी तो बच ना सके। मेरे मामू को क्यों मारा था इन्होंने? और मेरी माँ, वो राबे पप्पो से मोहब्बत करने लगे थे, इनसे शादी करना चाहते थे, बस यही बात हमारे सरदारों को पसंद ना आई और तुम्हारे मामू को मरवा दिया। तुम्हारे मामू की सगी बहन थी, फिर कैसे वो इन्हें अपने घर में बर्दाश्त करते? तायाबू तो इन्हें भी इसी वक्त कत्ल कर देते, जो अगर दादो अपना दुपट्टा इनके पैरों में न डाल देती। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, इसलिए तुम और तायम्मा बच गई। जानती हूँ बाद में हमारे ख़ानदान के साथ क्या हुआ। इसने इसके कंधों पर से हाथ उठा लिया। दादा साईं बीमार हुए तो अब्बू और तायाबू के दरमियान गद्दी हासिल करने की ख्वाहिश ने सर उठा लिया, और गद्दी नशीन होने का एहसास ऐसा होता है कि कदम ज़मीन पे नहीं पड़ते। जब सर पर पगड़ी आ जाए तो भाई भाई नहीं रहता, खून खून नहीं रहता। यही वजह थी कि दादा साईं करीबुल मर्ग थे और अब्बू के दरमियान छोटे छोटे झगड़े होने लगे, और गद्दी की खातिर तो एक छोटा सा झगड़ा भी बड़ा झगड़ा बन जाता है। यही वजह थी कि तायाबू ने मेरे अब्बू को खुद अपने हाथों से गोली मार दी। मारूफ का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गया, और कातिल किसी और को ठहरा दिया। इससे पहले कि पुलिस तहकीक करती, मेरे छोटे भाई सैयद गैस आलम शाह ने तायाबू पर कातलाना हमला कर दिया, और इस हमले में तायाबू भी मारे गए। वो अपने बालों में इस तरह भी
इस तरारी हालत में उंगलियां चलाने लगा। एक गद्दी की खातिर हमारा पूरा खानदान तहबाला हो गया, टूट कर बिखर गया। सिर्फ एक गद्दी नहीं, और जानती हो वो गद्दी किसको मिली? अब वो अपनी कनपटी मसल रहा था। जो गद्दी नशीन हुआ इसके बारे में तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, ना दादा साई ने ना किसी और ने। जिन्हें गद्दी पर बिठाया गया वो राबिया शाह थी, हमारी फुप्पो, जिन्होंने अब्दुल्ला के कत्ल के बाद खुद को जिंदा लाश बना लिया था। न जाने कितने रिश्ते इनके आए, कितनी ख्वाहिश इनके सामने आई, लेकिन इन्होंने इस दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया और गोशा नशीन हो गई, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला की खातिर। वो खुद को कसूरवार समझती थी। ताई अम्मा को भी जब तलाक हुई तो वो रोई थी। वो इनको भी बहुत चाहती थी। इन्होंने भी मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा था। मैं इनके कहे में आकर तुम्हें ढूंढने लगा और खुद गुम हो गया। वो इसके आंसू पहुंचते हुए बेबसी से बोला और वो रोई रोई आंखों से देखी गई। फिर इसके हाथ अपने चेहरे से हटाकर उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अगले दिन इसने घर के तमाम अफराद से मुकम्मल तारुफ हासिल कर लिया, बल्कि घर के आधे अफराद के इससे नाम भी अजबर हो गए। इसकी सुतीली माँ भी इससे बहुत मोहब्बत से पेश आ रही थी और इनके दोनों बच्चे भी सुबह से इसके आगे पीछे अपी अपी कर राग लाप रहे थे। सैयद अवैस आलम शाह की वालदा और बहनों ने भी जैसे से हथेली का छाला बना लिया था, और घर के तमाम लड़के भी कितनी इज्जत दे रहे थे इसे भी, और घर की दूसरी औरतों को भी। वो जो समझ रही थी कि हवेली में अभी भी 19 साल पहले जैसी है, अब अपनी सोच पर पछता रही थी। फुप्पो ने पहचाने कौन है ये? अवैस आलम राबिया को बाजू के घेरे में लिए इसके पास ले आया। फुप्पो ने एक नज़र इसे देखा और फिर संजीदा सूरत बनाया सैयद अवैस आलम शाह को। मारूख मारूख, इन्होंने पूछा नहीं बल्कि बताया था, और बताते हुए इनकी आवाज़ कांप गई। इनकी इतनी जल्दी पहचान लेने पर मारूख हैरान भी हुई और खुश भी, इसलिए वो मुस्कुराने लगी। इसकी मुस्कुराहट इस वक्त सिमटी जब राबिया शाह ने रोते हुए इसके सामने अपने दोनों हाथ बांध दिए। मुझे माफ़ कर दो मारूख। फुप्पो, मुझे माफ़ कर दो मारूख, मुझे माफ़ कर दो। पिछले 19 सालों से मैं माफ़ी मांगने के लिए तड़प रही हूँ। अब मेरी इस तड़प को ख़त्म कर दो। फुप्पो प्लीज़ ऐसे ना करें, मैं ही तो कसूरवार हूँ, तुम्हारी भी और तुम्हारी नानों की भी। सिर्फ अपनी और अपने दिल की परवाह की, किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। पिछले 19 सालों से अपने रब से माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक तुम और नानो मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं सुकून से नहीं रह सकूंगी। मुझे माफ़ कर दो माँ। पुप्पो, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। मैं तो अहमक थी, इसलिए इंसानों को इल्ज़ाम देती रही। भला कोई मुअय्यन उम्र से ज़्यादा जी सकता है? अल्लाह जब और जिस वक्त हुक्म करे इंसान को जाना ही पड़ता है, चाहे वो कत्ल हो जाए या बीमारी से मरे। अपने मुकर्रर वक्त पे ही मरता है। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए जो हमेशा हवेली वालों के लिए बद्दुआएं मुंह से निकालती रही, कभी दवाई अल्फाज इस घर के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसने रोते हुए राबिया शाह के हाथ चूमे तो राबिया शाह ने इसे अपने साथ लगा लिया। सबकी आंखें नम हो गई थी। सैयद अवैस आलम शाह ने सुकून का सांस लेते हुए एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। आज से अपने दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हटता महसूस हुआ। इसने जब से होश संभाला यहाँ औरतों को रोते और कुर्लाते ही देखा। बहुत छोटा था जब इसने दिल में अहद कर लिया कि यहाँ की औरत को इसका जायज़ हक ज़रूर दिलाएगा। यही वजह थी कि जब पगड़ी इसके सर पर रखी जानी थी, इसने अपनी फुप्पो को गद्दी पर बिठा दिया। बाद में इस घर की हर औरत को इसने इसका हक दिया और दिलाया था। अपने गांव में औरतों के लिए स्कूल बनवाया, कॉलेज कायम किया, औरतों के लिए हर सहूलत फराहम की। आज इसके ख़ानदान की कोई लड़की ऐसी नहीं थी जो पढ़ लिख ना रही हो। इसकी अपनी छोटी बहन बीएड कर रही थी और बड़ी डॉक्टर थी। इसने पहले अपने घर को संवारा और फिर अपने गांव को। आज इसने अपने ख़ानदान को एक और खुशी दे दी। यही इसकी मेहनतों का नतीजा और इनाम था। वो जितना खुश और मुतमिन होता इतना ही कम था। सुमेरा, मुझे अपना आप मिल गया, मुझे मेरा असल मिल गया। मैं शौकी थी ना कि मेरा कोई नहीं। तुम आकर देखो, यहाँ जिस तरफ निगाह करोगी वहाँ मेरे अपने होंगे। अवैस की माँ तो सगी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करती है। भप्पो भी ऐसी मिली कि इन पर जान कुर्बान करने को जी जाता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितना बड़ा खजाना मिल गया है। सैयद अवैस आलम शाह अंदर दाखिल हुआ तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं तो अब सोच रही हूँ कि काश वैसे पहले मिल लेती। बकवास नहीं करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। न जाने इधर से सुमेरा ने क्या कहा कि इसके चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई। मैं इसे सालिम समझती थी, लेकिन जब से इससे मोहब्बत हुई है इसके अंदर तक को जान गई हूँ। पहले तो मैंने इसे समझने की कोशिश ही नहीं की। अब मोहब्बत का मज़ा चखा तो मेरा दिमाग ठिकाने लग गया। वो बहुत अच्छा सुमेरा, वो तो मोहब्बत के काबिल, और मैं पगली से। बेगम साहिबा बस कीजिए, कुछ बातें हमारे लिए भी रहने दें। वो न जाने क्या कहने जा रही थी जब इसने इसके हाथ से फ़ोन लेकर रख दिया। जो बातें मेरे सुनने की वो कोई और सुन रहा है। कितना बुरा ज़माना आ गया। वो मासूम सूरत बनाकर बोला तो इसकी आंखें खुद ब खुद झुक गई और आंखों के पे पलकों ने पर्दा डाल दिया। मैंने तो ये तो नहीं कहा कि अपनी आंखों को छुपा लो। इसकी थोड़ी पर उंगली रखकर इसका चेहरा उठाकर बोला, यार मैं ज़रा लेट पहुंचा। जो भी तुम सुमेरा से मेरी बातें करी थी वो मैंने सुनी नहीं, ज़रा फिर से दोहरा दो। वो इसकी आंखों में देखते हुए शरारत से बोला, वो तो मैं झूठ बोल रही थी। कुछ देर बाद वो बोली, क्या? इसने झटके से अपनी उंगली इसकी थोड़ी के नीचे से निकाली। इसके रबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो इसकी शरारत समझ के, अपनी सहेली से ऐसा झूठ क्यों बोली थी तुम? वो इसलिए कि अगर सच बोलती थी तो आप ख्वाम का खुश फहम हो जाते। आप? इसे जैसे झटका लगा। हाँ, और अब जल्दी से मुझे चूड़ियाँ पहना दीजिए, अभी तक यहीं पड़ी हैं। वो चूड़ियाँ उठाकर इसके सामने ले, लेकिन इसे चूड़ियाँ वापस रख दी। वह हैरत से देखने लगी, यार ये टूट जाएंगी, सुबह पहन लेना। अवैस, वो इसकी गिरफ्त से निकली लेकिन फिर पकड़ी गई।
जी तो गाइज़ यहाँ पे ये हमारा खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? मुझे नावल वैसे बड़ा पसंद आया। मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था, सारा पढ़ा हुआ था, लेकिन ना मुझे ना जो जहन में कन्फ्यूजन हो रही थी ना, वो मैंने एक और नावल भी पढ़ा था, उसके और इसके सीन थोड़े से मिक्स हो रहे थे। तो मुझे ये तो याद था कि ये नावल ऐसा है, तो मुझे था कि शायद वो वाला सीन भी इसमें है, लेकिन वो किसी और नावल का था। तो अभी मुझे नावल वो वाला नहीं आता, तो फिर मैं आपको उसका सीन भी नहीं बताऊँगी। बाकी इस नावल का बताइएगा कैसा लगा आपको ये नावल? मुझे तो बड़ा पसंद आया। शुक्र मारूख नू टाइम से रखकर आ गई। तो बंदा यार सैयद अवैस सालम शाह क्या कमाल का बंदा था, जिसने हर बंदे को उसका हक दिला दिया। और गद्दी पे पुप्पी पुप्पो को ही हक था बैठने का। पुप्पी भी बैठा दी थी, हर चीज़ कर दी, एंड पे बीवी भी बना ली। चलो खैर, आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा नावल। अभी इंशाल्लाह कल मिलेंगे। मैं अब चलती हूँ, मैं बहुत थकी हूँ। क्या टाइम हुआ है? 12:30 हो गए। लेकिन अभी इसको अपलोडिंग पे बड़ा टाइम लग जाना है। हालांकि मैंने ना कुछ टाइम पहले तहैया किया था कि मैं लेट लाइट मैंने फ़ोन नहीं यूज़ किया करना, जब मेरी आइज़ पे फ़र्क पड़ा था। लेकिन अभी फिर मेरी वो कुत्ते मतलब कि बेइज्जती हुए थोड़ा सा टाइम हो गया। तो मुझे लगता है कि मुझे एक डोज़ की ज़रूरत है। लेकिन नहीं यार, गैरत मेरी मर चुकी है। लेकिन मैंने अपनी गैरत को फिर चकाना है। बस मैंने कल से टाइम नहीं रिकॉर्डिंग कर लिया करनी इंशाल्लाह। बस यार थकावट इतनी होती है कि फिर ना कुछ करने को दिल ही नहीं करता, उठने को नहीं दिल करता मेरा। और आज तो अल्लाह खैर करे, मेरा ना ये बेड भी थोड़ा सा फ्री हुआ है, तो आज मैंने बड़े रिलैक्स होकर लेट के की है रिकॉर्डिंग। चले मेरी बात होती रहेंगी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। बहुत सारा ख्याल रखें दुआ में, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।